जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो सब खैरियत से होंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हर साल का एक ये रहता है कि सर टॉपर स्टॉक कब होने वाली है। तो अभी टॉपर स्टॉक के लिए उसमें इम्पॉर्टेंट हर स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट जब वो AIA PGET क्वालिफाई करता है या फिर आप टॉप रैंकर्स में होते हैं तो उसके लिए कहाँ तक स्टडी करनी है, आपको क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और जो पूरे साल का आपका एक स्ट्रगल होता है, पूरे साल आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया होता है, वो सारी सिचुएशंस, वो सारी कंडीशंस जो एक कोई भी स्टूडेंट जानना चाहता है, उन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदेमंद इंशाल्लाह ये टॉक होने जा रही है आप सभी के लिए, उन सभी पार्टिसिपेंट के लिए जो AIA PGET यूनानी के लिए तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज बहुत कम ऐसा होता है कि आप जब टॉपर टॉक करते हैं तो किसी एक स्टूडेंट को लेकर साथ में आप टॉपर टॉक कर लेते हैं, किसी एक टॉपर को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आज हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं टॉप 10, जो इस साल अभी AIA PGET का यूनानी का रिजल्ट आया है, उसमें टॉपर्स में 6 स्टूडेंट्स जो कि यूनानी अचीवर्स हमारी क्लास से थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमेशा की तरह बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और 6 स्टूडेंट्स का आना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उनकी तैयारी, उनके पीछे उन्होंने किस तरीके से उसको पूरे साल मैनेज किया, किस तरीके से पढ़ाई की, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर इस एक प्लेटफॉर्म पर आपके वो सारे एक्सपीरियंस और वो 6 लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं आपको अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और एक साथ आप 6 लोगों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और सारी की सारी वो सिचुएशन जो किसी भी स्टूडेंट के साथ पेश आ रही होती है, कुछ किसी के साथ कोई सिचुएशन आती है, किसी के साथ कोई दूसरी सिचुएशन आती है, तो वो सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके पास आपके वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे सवालात भी हैं जो स्टूडेंट्स ने पूछना चाहा है, वो भी हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो किसी भी इस टॉपर स्टॉक को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम एक एक करके जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ 6 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और सब अपना तारुफ करा दें तो सबसे बेस्ट है, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर जोहैना को अ, बोलूंगा कि वो अपना पहले तारुफ करा दें, और इंट्रोडक्शन के बाद फिर उसके बाद बाकी रैंक वाइज एक एक करके आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए, फिर नेक्स्ट हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम जोहना साद है। मैंने BMS स्टेट तकमील उत्तर कॉलेज लखनऊ से किया है। मैंने यूनानी या PGT की प्रिपरेशन बहुत ही पहले स्टार्ट कर दी थी, लगभग अप्रैल से ही। जब मेरा हाउस जॉब चल रहा था उसी दौरान मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो इससे ये फायदा हुआ कि मेरा सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो गया और मुझे बहुत सारे मल्टीपल रिवीजन करने का टाइम मिल गया। और वैसे भी बहुत सारी कोचिंग्स है AIPGT की, लेकिन मैंने यूनानी अचीवर्स इसलिए चुना क्योंकि मेरे सीनियर्स ने भी रिकमेंड किया था कि मतलब इनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जैसे टारगेट वाइज रहता है सारा, जो भी सिलेबस कवर करते हैं तो उससे इतना तो बर्डन नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारे डॉक्टर अस्मा खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम अस्मा खुर्शीद है एंड आई एम ऑल इंडिया रैंक 4। मैंने BMS STT कॉलेज से किया हुआ है, लखनऊ से। एंड मैंने AIPGT प्रिपरेशन यूनानी अचीवर से किया है एंड आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन यूनानी अचीवर बिकॉज आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे कि जब आपका लो डेज भी होगा तो उस दिन भी आपको कम से कम ये होगा कि आप अचीवर मतलब आप कम से कम वो टारगेट अचीव करना चाहोगे। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यूनानी अचीवर। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ होता रहता है हमारी कोचिंग में। तो
The next question you can ask. नेक्स्ट डॉक्टर सबाहत खातून। अस्सलाम वालेकुम। मैं आई एम डॉक्टर सबाहत। मैंने BOMS करोल बाग तिब्बा कॉलेज से किया है और मैं दिल्ली से हूँ। नेक्स्ट डॉक्टर सफिया अफरोज। आप लोग अपनी रैंक भी बताते जाएं तो ज्यादा अच्छा है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख सफिया अफरोज है। मेरा रैंक S6 है और मैंने BOMS मुंबई डॉक्टर MIG तिबिया कॉलेज से किया। नेक्स्ट डॉक्टर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I'm Fatima Sheikh. I have secured rank 8 और मैंने अपने BOMS मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज मालेगांव से किया है। नेक्स्ट डॉक्टर जवेरिया। डॉक्टर जवेरिया अंदलीब। सुन पा रहे हैं आप मुझे डॉक्टर जवेरिया? शायद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अभी वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर जवेरिया आपका माइक ऑफ है। डॉक्टर जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी आवाज आ रही है? यस यस। हाँ जी सर। सर मेरा नाम खान जवेरिया अंदलीब है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 10th है और मैंने मेरा BOMS मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज मालेगांव से कंप्लीट किया। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जैसे कि सभी ने अपना अपना इंट्रोडक्शन कराया, मैं भी बता दूं एक बार कि जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं इस वक्त पर डॉक्टर जुहैना साद हैं जिनकी रैंक 2 है, और डॉक्टर अस्मा खुर्शीद हैं जिनकी रैंक 4 है, एंड डॉक्टर सबाहत खातून फ्रॉम करोल बाग जिनकी रैंक 5th है। डॉक्टर सफिया अफरोज हैं MIJT कॉलेज से मुंबई, और डॉक्टर फातिमा MTC मालेगांव से हैं, और डॉक्टर जवेरिया अंदली ये भी MTC मालेगांव से रैंक 10 है, और डॉक्टर फातिमा की रैंक 8 है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं बगैर किसी देर किए हुए डॉक्टर जुहैना साद से। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर जुहैना साद से, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि जब भी हम आपने AIPGET की जो तैयारी स्टार्ट की थी कब की थी, और किस तरीके से आपका मन बना कि आपको MD की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सबसे पहला सवाल ये है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर मेरा जो मतलब पहले से मुझे ये था कि मतलब BOMS तो मिल गया, MBBS नहीं मिला, तो इसका मेरा ये था कि मुझे अब कुछ आगे तो करना ही है। मतलब BOMS के बाद एक फर्दर MD MS कुछ तो करना है, कुछ तो अच्छा करना ही है। तो मेरा पहले से ही प्लान था। फर्स्ट ईयर से मेरा सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से प्लान बन गया था कि मुझे करना है MD MS कुछ भी करना है। फिर फाइनल ईयर तक आते आते तो थोड़ा बहुत मैंने ये करा कि मेरा जो सब्जेक्ट था जो वीक था उस पर मैंने फोकस करा। बाकी यूनानी पोर्शन मेरा वीक वीक था, मॉडर्न मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने यूनानी पोर्शन पे उसको ज्यादा टाइम देने की कोशिश करा और मैंने थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करा। फिर मेरा इंटर्नशिप के दौरान मेरा ये था तो फिक्स था कि मुझे करना ही है, मतलब जो MD MS करना ही है, तो प्रिपरेशन भी करना है। तो मेरा हाउस जॉब चल रहा था अप्रैल में, तो मैंने उसी दौरान हमने यूनानी अच्छी कोर्स ज्वाइन कर लिया था और मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी वहां से ही। तो उस टाइम पे मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था हाउस जॉब करने के बाद कि मैं अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर कर सकूं।
तो मैं इस तरह से करती थी कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती थी, फिर मुझे तो 1-2 घंटा मिल जाता था, तो उसमें थोड़ा बहुत अपना यूनानी पोर्शन पढ़ लेना, जो भी डेली का टारगेट रहता था, उसको पढ़ लेना। फिर ट्रैवल करते टाइम पे 1 घंटे का ट्रैवल टाइम रहता था मेरा, तो उसमें भी मैं थोड़ा बहुत ये कोशिश करती थी कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। फिर बाकी का अगर मुझे कॉलेज में टाइम मिल जाता था, वहाँ जॉब के दौरान टाइम मिलता था, तो उसमें कवर कर लेती थी। बाकी आने के बाद तो थोड़ा इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ने का। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद हमें 9-10 बजे तक पढ़ती थी, उसके बाद सो जाते थे। फिर हाउस जॉब कंप्लीट होने के बाद मैंने टोटल मतलब पूरी तरह से फ़ोकस करना शुरू कर दिया था। दैट्स इट। ओके, तो जैसा कि आपने कहा कि आपका यूनानी कहीं न कहीं वीक था, और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट हुआ करते हैं, उनके लिए एक जो सबसे पहले जैसे कि बताया डॉक्टर ज़ुहैना ने कि आपका जो एक एम होना चाहिए वो बहुत पहले से फिक्स होना चाहिए कि आपको आगे जाकर करना क्या है। हमारे वहाँ होता ये है कि खास तौर पे यूनानी की फील्ड में कि हम पूरा इंटर्नशिप कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने एम का नहीं पता होता है कि हम आगे जाकर क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि डॉक्टर ज़ुहैना ने बताया कि सेकंड और थर्ड ईयर से ही उन्होंने इस चीज़ को सोचा हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हर स्टूडेंट को ऐसा बिल्कुल करना चाहिए और शुरू से अपने एम का पता होना चाहिए। यहाँ तक कि एमडी में जाने के बाद भी आपको अपने आगे के एम का पता होना चाहिए कि हमें एकेडमिक में जाना है या फिर हमें प्रैक्टिस करनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें क्या चीज़ें आने वाली हैं और किन चीज़ों को हमें फेस करना पड़ेगा, वो सारे एम हमारे लिए होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जब हम एक चीज़ को सोच लेते हैं तो बहुत उसके बाद फिर उसके ऊपर बस हम सोच लेते हैं कि हमें ये करना ही करना है, तो उसमें अल्लाह पाक भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, खुद हमारी अपनी सारी मेहनतें होती हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को अभी यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपना एक एम फिक्स रखिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पीजी की तैयारी करने तो आ गए या फिर आपके अभी भी दिमाग में कहीं न कहीं ये चल रहा है कि करें, ना करें। तो वो एक बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं, जो पूरे साल इस उसमें रह जाते हैं कि आपको करना है, नहीं करना है। तो ना वो सही से जॉब वगैरह जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर पाते हैं और ना ही वो प्रिपरेशन जो उनकी चल रही है वो हो पाती है। लास्ट में जब एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट आता है, उसमें कहीं ना कहीं उनको उसका नुकसान नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि करना है। नेक्स्ट आपने ये कहा कि क्या यूनानी आपका कहीं ना कहीं वीक था। मुझे पूरे जी। साल में ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आपका यूनानी कहीं पर वीक होगा। कहीं ना कहीं दोनों चीजें आपकी तकरीबन बहुत अच्छी थी, मॉडर्न भी। तो सर जब आपको यूनानी में ऐसा मैंने वर्क किया था। सर यूनानी आप यहाँ पर अचीवर्स ज्वाइन करके स्ट्रांग हुआ है मेरा। यूनानी पोर्शन मेरा बहुत वीक था। हम्म, तो बहुत अच्छी बात है कि क्या कहते हैं, आपको ऐसा लगता था कि यूनानी आपका वीक है और कहीं ना कहीं होगा, आपको जब लग रहा था। तो एक वो स्टूडेंट्स जो लोग ये समझते हैं कि यूनानी कैसे पढ़ा जाए, एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो ये कहते हैं कि हमारा यूनानी वीक है या फिर हमें उर्दू नहीं आती है, तो हम उसके साथ कैसे कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल होगा। बिल्कुल पॉसिबल होता है, अगर अगर आप चाहते हैं करना तो हर चीज जरूर हो जाती है। तो डॉक्टर जोहैना ने जैसे बताया कि उनका यूनानी वीक था, मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं, उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो लोग ये समझते हैं कि यूनानी वीक है तो कैसे हो पाएगा। तो फिर आपने उस यूनानी को पढ़ने के लिए और यूनानी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि मुझे कहीं पर फर्क महसूस नहीं हुआ, तो वहां तक आप कैसे पहुंचे, उसके लिए आपने क्या चीजें की जिससे आपको यूनानी कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पर, जहां तक मुझे याद है वो यही है कि ऐसा था कि शायद आपका ये एहसास खत्म हो गया होगा कि यूनानी वीक है। तो वहां तक आप पहुंचे कैसे, वो एक जरा सा बताएं स्टूडेंट्स को, हमारे देखने वालों को। सर मैंने सिर्फ जो बुक्स रहती हैं प्रिपरेशन की उस पर ही फोकस करा था। जैसे रहबर हो गई, हमारी जामिया लतिया हो गई, इसी सब पे हमने पूरा फोकस इन पे ही रखा था। बाकी मेरा ये था कि मैं एक बार टारगेट कंप्लीट कर लेती थी, दोबारा से उसको फिर से पढ़ती थी शाम को आके, मतलब जैसे कॉलेज से आते हैं ड्यूटी करके आते हैं तो वापस उसको फिर से रिवाइज करती थी, जितना भी मेरा यूनानी क्वेश्चन रहता था। मॉडर्न मेरा अच्छा था तो मॉडर्न के लिए मुझे इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते थे, मॉडर्न मेरा हो जाता था लगभग। ओके, तो आप आपने जैसा बताया कि रहबर मौलजात आपने पढ़ा है या फिर जामिया लतिया पढ़ा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये समझते हैं कि हमें अब दूसरी किताबों पर भी जाना चाहिए, शरह असबाब पर या फिर दूसरी और अदर किताबें हैं। तो वहां पर आपने कभी सोचा कि मुझे शरह असबाब पढ़ना है या कुछ और चीजें करनी है, ऐसा कभी दिमाग में आया? या फिर वो लोग जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए आप क्या करना हम बोलना चाहेंगे? सर शराय अख़बार मैंने फाइनल ईयर में अपनी रीड करा हुआ था, बस रीड करा था फाइनल ईयर में।
बाकी मेरा कुछ थोड़ा बहुत नोट्स बना हुआ था उसका, लेकिन मैंने उतना भी टाइम मुझे नहीं मिला कि मैं उसको नोट्स को भी रीड कर सकूं। नोट्स मेरा बहुत शॉर्ट था, बहुत कंसाइज था, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं उसको रीड कर सकूं। मैंने सोचा था कि मैं रीड कर लूंगी एक बार, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। रहबर ही इतना ज्यादा हो जाता है कि मतलब वो बार बार भूलता है, मल्टीपल रिविजन मांगता है, तो उस पे ही मैं फोकस कर, मैं बाकी को भी रिकमेंड यही करूंगी कि वो मतलब बाकी की बुक्स को छोड़ के जितनी भी मतलब फालतू की जो बुक्स है मतलब ये सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो हमारी प्रिपरेशन की बुक है उस पे ही फोकस रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो वो स्टूडेंट्स जो लोग ये चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर पढ़ना है, शरह-ए-असबाब आप पढ़ लें या फिर अदर कोई किताब आप पढ़ लें, तो उनके लिए यही है कि आप ज़्यादा ना पढ़ के, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपकी स्मार्ट स्टडी है या नहीं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एआईपीजीईटी की तैयारी के लिए। तो यही है कि आप ज़्यादा ना पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ के कम पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि डॉक्टर ज़ुहैना ने बताया। और अगर आप मेरा कहना ये होता है हमेशा कि आप शरह-ए-असबाब पढ़ने पर जाते हैं, हो सकता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन्स इस तरह के होते हैं, अगर हमारे पास यूनानी से फिर मौलजात से 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 8-10 क्वेश्चन में से ज़्यादातर उसमें से 7-8, 5-6 क्वेश्चन तो रहबर मौलजात से आ ही जाते हैं। एक आध क्वेश्चन के लिए आप इतनी मोटी बुक पढ़ने जाएँ तो और फिर वो याद करना भी एक मुश्किल काम, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि एक रहबर मौलजात को याद करना ही एक मुश्किल काम होता है। तो मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिशियल वो नहीं लगता है। बाकी डॉक्टर ज़ुहैना का तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस है, उससे आप लोग सीख सकते हैं इस चीज़ के लिए। एक अनदर क्वेश्चन ये है कि एक गाइडेंस जो होती है, वो एआईपीजीईटी के लिए अच्छी गाइडेंस या फिर कितनी इम्पोर्टेंट होती है? सर अगर हम ये मोस्टली बच्चे ही पूछते हैं, मतलब जितने मेरे जूनियर्स हैं सब यही क्वेश्चन करते हैं कि कौन से बुक्स पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से स्टडी मटेरियल इकट्ठा करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें यूट्यूब पर भी मिल जाती है ना, सारी इन्फॉर्मेशन मतलब हजारों वीडियोस पड़ी रहती हैं वहां, तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी ये सब। मेन गाइडेंस ये होता है कि टीचर की जो गाइडेंस होती है जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन हमें मिलती रहती है, और ये नहीं ना कि एक स्टेप पे मिल गया दूसरे स्टेप पे नहीं रिक्वायर्ड होती है, ऐसा नहीं है। हमें थ्रू आउट द प्रिपरेशन में उस गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि हम पूरी पूरी बुक्स को पढ़ नहीं सकते हैं। मतलब ये प्रिपरेशन वाली बुक भी हम एक एक पॉइंट को याद नहीं कर सकते हैं, हमें जब तक गाइडेंस ना मिले, हमें ये ना हो कि हमें कोई टीचर बताए कि हमें इस पॉइंट पे फोकस करना है, इस पे नहीं करना है। तो मैं जो भी लोग ये सोचते हैं कि वो सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन कर लेंगे, उनका मतलब हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इतनी बेटर रैंक नहीं आएगी जब तक उनके पास एक गाइडेंस नहीं होगी। ओके। बाकी आपने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी थी? क्या चीज़ें क्या कहते हैं बल्कि क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आप कौन सी किताबें आपने तैयारी की है मॉडर्न के लिए और किस सब्जेक्ट को आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, किसको कम पढ़ा है? ये आप बताइए। सर मॉडर्न मेरा वैसे भी मैं बताया कि मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी उसमें। बाकी मैंने जितना है मॉडर्न का सब्जेक्ट का सब रोम से ही पढ़ा था। बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फोकस करना रहता है, सर्जरी हो गया, तो सर्जरी में मैंने रोम से भी पढ़ा था और उसको सार्प से भी पढ़ा था। और एनाटमी हो गया, एनाटमी मैंने रोम से पढ़ा, सार्प से पढ़ा, और पीजी मेड इजी से भी पढ़ा था। फिजियो मैंने सिर्फ पीजी मेड इजी से पढ़ा हुआ था, फार्मा मैंने बिल्कुल नहीं छुआ था, बस कुछ ही नोट्स थे 2-4 पेज के, उसको पढ़ा था। और बाकी का सब्जेक्ट पीएसएम वगैरह को बहुत अच्छे से पढ़ा था मैंने, मतलब रूम से इसको प्रॉपरली बहुत अच्छे से रीड करा हुआ था, इतना रीड करा था कि एक एक लाइन याद हो गई थी, इतना ज्यादा मैम ने रीड कराया था, इतना मैम ने हम लोग क्विज कराया था, तो एक एक लाइन इसकी याद हो। और बाकी का सब्जेक्ट भी ईएनटी वगैरह भी मैंने रूम से पढ़ा था, ईएनटी मेरा अच्छा था तो मेरे पास नोट्स वगैरह भी था, तो मैंने उसी से पढ़ा था, उसको रूम से ही पढ़ा था। बाकी डर्मा का कुछ डिजीज होती है जो इम्पोर्टेंट रहती है, जैसे विटिलिगो है, लिकोडर्मा, ये सब चीज रहता है, टीनिया रहता है, तो उन सारे डिजीज को मैंने रूम से ही पर रीड कर लिया था। बाकी मॉडर्न का तो यही सब था, यही सब सब्जेक्ट रहता है। इसके अलावा जो यूनानी पोर्शन है, यूनानी पोर्शन की वही सारे बुक्स थी, रहबर हो गया, जामिलतिया हो गया, इन्हीं सबको पढ़ा था मैंने। और एक बार इफादे कबीर भी पढ़ा था, एक बार रीड करा था, उसूल फिर पढ़ा था। जी। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपने कौन से सब्जेक्ट को दिया, ऐसा कुछ? मैंने बहुत टाइम दिया, सर्जरी को दिया था, पीएसएम को दिया था, क्योंकि सर्जरी के तो मैंने बहुत रिवीजन करे थे और पीएसएम के भी बहुत ज्यादा रिवीजन हुए थे। और सबसे कम टाइम जो आपने दिया है वो ईएनटी को, सर जी, सॉरी ईएनटी फार्मा को को? दिया, ईएनटी को दिया, फार्मा को तो 1 ही 2 दिन में हो गया था, थोड़ा सा नोट्स था, नोट्स से ही मैंने पढ़ा जी। था, 1-2 पेज का नोट्स था।
उसी से पढ़ा था, बाकी मेरा एक ही दिन में हो गया था वो। तो ईएनटी का ये था कि मेरा पहले से प्रिपेयर था वो, मतलब ईएनटी मेरी अच्छी थी, मुझे इसमें इंटरेस्ट भी था ईएनटी में, तो मुझे इतना तक उस पे वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने ईएनटी को रूम से ही रीड करा था। जी, तो मतलब कहने का ये है कि जो पढ़ना चाहिए वैसे तो अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कहीं से भी क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या है, लेकिन एक जो स्मार्ट स्टडी वो है कि जहां से आते ही ये क्वेश्चन वो सब्जेक्ट तो रेडी करने ही है। जैसे अब तक हुआ ये करता था कि फार्माकोलॉजी से कहीं ना कहीं मुश्किल से अब तक जो एआईपीजीटी में क्वेश्चंस आए हुए थे, 4-5 क्वेश्चंस इस तरह के थे। हर साल कभी एक आध आ गया वरना आया ही नहीं। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स के लिए जो आगे के नेक्स्ट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स बराबर के रेडी करने हैं। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं जो 4-5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन आप किसी सब्जेक्ट को छोड़कर चले जाएं। अब वो चीजें कहीं ना कहीं ना ही करें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब नहीं पता है इधर 3-4 सालों से जो पेपर आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है। वो कैसे भी किसी भी सब्जेक्ट से कहीं से भी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए हमें किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। जब अब आते हैं थोड़ा सा स्टडी से आगे के लिए, जब आपने कहाँ तक आपको उम्मीद थी, जिस दौर में जिस वक्त आप प्रिपरेशन कर रहे थे वहां पर आपको क्या उम्मीद थी कि आप टॉप करने जा रहे हैं, या फिर कहीं पर आप क्या कहते हैं, आप ऐसा सोचते थे कि नहीं हो पाएगा? कौन तो उस वक्त पर, या फिर जब आपने, ठीक है पहले आप यही बताइए कितना सर मुझे कॉन्फिडेंस ये था तो नहीं आपके लगा था ऊपर? कि मेरी रैंक 2 आ जाएगी, लेकिन हाँ ये उम्मीद जरूर थी कि मैं मेरी अच्छी रैंक आएगी। मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं इतनी कोशिश करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि मेरी अच्छी रैंक आए। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मेरी एक अच्छी रैंक तो आना ही चाहिए, मतलब अंडर 50 तो आना ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब पहले से आपको ये कॉन्फिडेंस था कि आप एक अच्छी रैंक में आएंगे। और सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो कहीं ना कहीं आप जो पेपर खराब भी करने वाले हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस को जो आपको कहीं ना कहीं आप खराब उसको कर सकते थे, गलत कर सकते थे, वो भी ठीक होते हैं। तो इसलिए किसी भी पेपर को देने के लिए आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और कहीं ना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो दिमाग में हमेशा ये रखना चाहिए कि आप टॉप करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब टॉप करने के लिए प्रिपरेशन आप करेंगे तो उस वक्त पर आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको तैयार इसकी उम्मीद तो थी कि आप टॉप रैंक में आने वाले हैं, लेकिन जब आपने रिजल्ट अपना ओपन किया और उस वक्त पर आपने टॉप 2 रैंक देखा, तो उस वक्त आपकी क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, कौन लोग थे पास में, कैसे आप अपनी खुशी को किसके साथ शेयर कर रहे थे, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप करें। सर मुझे अब जो प्रिपरेशन में कर रही थी ना, तो लास्ट टाइम ये था कि आप भी मुझसे यही बोलते थे कि तुम्हारी टॉप टॉप में ही रहेगी, टॉप 10 ही रहेगी, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे ये भी वो भी यही बोलते थे कि तुम्हारी टॉप 10 में रहेगी। मुझे लगता था बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर जब मुझे लास्ट में एग्जाम दे के मैं आ गई, तो उसके बाद मैंने पेपर चेक करा, मैंने देखा कि कितना मैंने क्वेश्चन सही करा, कितना गलत करा, तो लगा हाँ आ सकती है टॉप 10 में, मेरी रैंक कहीं ना कहीं टॉप 10 में रहेगी। उसके बाद ये था, बस दुआ करते रहे। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तो उसके बाद मैंने जब आंसर कीज आती है, तो मैंने आंसर की जब चेक करी है, तो उसमें मेरा मार्क्स ही मैंने जो कैलकुलेट करा वो गलत करा था, मेरा सिर्फ 260 मार्क्स आ रहा था जी उसमें। तो मैं बहुत ज्यादा जी। परेशान हो गई बिल्कुल से, और सर मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मतलब कितना मार्क्स है, कितना मार्क्स है। हम कह रहे हैं बताएं ही कैसे, मतलब इतनी शर्मिंदगी हो रही है उस टाइम पे, सर की तो इतनी ज्यादा मेहनत, मेरी मेहनत सब लगता था बर्बाद हो गई है। फिर धीरे धीरे ये हुआ, सर को मैंने बताया, सर कहने कोई बात नहीं, फिर भी तुम रहोगी, रैंकर रहोगी। उसके बाद मैं रात भर सो नहीं पाई, फिर मैं 3 बजे उठती हूँ कि तहज्जुद पढ़ती हूँ, फिर रोती रहती हूँ मतलब पूरा टाइम रोती रही। मतलब मैं तहज्जुद पढ़ रही थी कि मुझे पता नहीं था कि कौन सी रकातें क्या है, बस आंख को टपक रहे थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अल्लाह पाक ने कुछ बेहतरी ही होगी इसमें, हो सकता है मुझसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा हो सकता है मुझसे ज्यादा किसी ने दुआएं मांगी हो, उसको मिल गए, उसको ज्यादा डिजर्व करता हो। तो मैं यही सोच के सो गई थोड़ी देर के लिए। फिर जब उठती हूँ, थोड़े मतलब लेट उठी थी काफी, उसके बाद फिर से सोचा एक बार फिर से पेपर चेक करती हूँ। मतलब कुछ भी नहीं करा, बस बैठ गई लेके पेपर चेक करने के लिए। जब कैलकुलेट करा तो मेरा 310 आ रहा था। उस टाइम मैंने गलत कैलकुलेट करा था कि मुझे लगा 310 मार्क्स आ रहा है। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप करे हुए हैं। फिर मेरा 315 हो गया, धीरे 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 ऐसे करते करते मेरा 330 तक पहुंचा, फिर ये 325 हुआ।
एट लास्ट। और फिर जब रैंक आती है, रैंक 2 देखती हूँ, तो मुझे उस टाइम पे मुझे उम्मीद थी, जब मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, तो मुझे लगा था कहीं न कहीं मेरी हाँ, रैंक 1, रैंक 2 रह सकती है। फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है, तो उसमें रैंक 2 था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरा हमेशा से ये ड्रीम ही था कि मुझे कहीं न कहीं टॉप करना है। जी, बहुत अच्छी बात बताई, मुझे भी अभी ये बात याद आई कि जब डॉक्टर ज़ुहैना का जब रिजल्ट आया था एआईपीजीईटी का, तो उस वक्त का मुझे याद है कि जो इन्होंने बताया था वो कि 260 नंबर आई थिंक बताए थे आपने, कि 260 नंबर आए हैं। तो उस वक्त पर मैंने इन्हें, जो मेरा मुझे अपना आंसर याद है कि मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोबारा से पेपर चेक करो, जो मुझे याद है। तो इन्होंने क्या, खैर वो एक दिन गुजर गया, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा मुझे अपना क्या कहते हैं एप्लीकेशन आईडी दो, मैं खुद चेक करता हूँ। तो उस वक्त पर इन्होंने एक दिन तक मुझे नहीं दिया। फिर दोबारा से नेक्स्ट दिन सुबह में बताया कि क्या कहते हैं कि सर मेरे जो नंबर हैं वो 310 है। फिर मैंने कहा कि दोबारा से एक बार और चेक करो, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। फिर उसके बाद भी मैंने इनसे मांगा था कि मुझे अपनी एप्लीकेशन आईडी दो, तो फिर तब भी नहीं। फिर शायद उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने अपनी सिस्टर से चेक कराया है, तो मेरे नंबर अब आ रहे हैं 325, कुछ इस तरह से इन्होंने बताया। उसके बाद उसके सर बाद मैम ने चेक किया था। जी, फिर उसके बाद इन्होंने, मैंने कहा कि नहीं अब तो मुझे दे ही दो एप्लीकेशन आईडी, मैं खुद चेक करूंगा, क्योंकि 3 बार आप चेक कर चुके हैं। तो इन्होंने मुझे एप्लीकेशन आईडी दी है। और फिर उसके बाद डॉक्टर शेख तलत मैम ने पेपर चेक किया है इनको लाइन पर लेकर। तो पहले इनके नंबर 260 थे पहली बार में, दूसरी बार जब इन्होंने खुद चेक किया तो 310 थे, 310। और थर्ड टाइम में 325 थे। और फोर्थ टाइम में जब डॉक्टर तलत मैम ने चेक किया था तो आई थिंक 340 मार्क्स थे। ऐसा ही था ना? जी सर। तो जी, तो खैर अपने ऊपर इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, और फिर क्या कहते हैं कि आप कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक टीचर को भी यकीन होता है कि नहीं आप इतना खराब नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं। तो वो चीजें, ये सिचुएशन थी। और फिर एक दिन की वो हालत, जब 260 नंबर इन्होंने खुद से जोड़ लिए थे, तो वो सोच सकता है हर कोई जिसकी टॉप 2 रैंक होने जा रही हो और वो फिर 50 के बाहर अपने आप को निकाल रहा हो। तो अ, खैर उसके बाद लास्ट में जाकर 340, फिर बाद में शायद कुछ मार्क्स में अप एंड डाउन हुआ होगा जी जब। सर। 330 था, उसके बाद 325 हो गया था। यस यस, ओके। हमारे साथ डॉक्टर तलत मैम भी हैं। अगर मैम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें आप तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सलाम मैम। सर आपने सभी क्वेश्चन पूछ लिए, अभी कुछ है नहीं पूछने। ओके ओके, ठीक है। बाकी हो सकता है अभी बाकी टीचर्स भी ज्वाइन करें, तो अगर कोई ज्वाइन करेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोहेना। थैंक यू सर। नेक्स्ट, हाँ, हम चलते हैं डॉक्टर अस्मा खुर्शीद की तरफ, जो कि एसटीटी कॉलेज से ही हैं और जिनका रैंक 4 आया है। जी सर, डॉक्टर अस्सलाम अस्मा खुर्शीद वालेकुम। जी, आपको भी सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो इतनी अच्छी रैंक के लिए। थैंक यू। तो आपसे मेरा क्वेश्चन यही है सबसे पहले कि स्टडी आपने कहाँ से स्टार्ट की थी, कब पढ़ना स्टार्ट किया था? तो जब मैं ब्यूमेस के स्टार्टिंग ईयर्स में थी, फर्स्ट सेकेंड ईयर्स में, तभी मेरा ये था कि मतलब मुझे पीजी करना है। मतलब एमबीबीएस नहीं मिला तो क्या हो गया, लेकिन पीजी करना है। तो मेरा स्टार्टिंग ईयर से मुझे ये था कि मुझे करना है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मतलब मेरी पूरी फैमिली को था कि अस्मा तुम्हें करना है पीजी। तो सर, और मैंने स्टार्टिंग में सर, मतलब मेरा बेस थोड़ा बहुत फिर भी क्लियर था, मॉडर्न का क्लियर था। मैंने क्लासेस ऑलरेडी ली थी, कोचिंग क्लासेस, और वैसे भी कॉलेज में भी जो क्लासेस होती वो मैंने ऑलरेडी ली हुई थी अच्छे से। और उसके बाद सर, अगर मैं प्रॉपर स्टडी की बात करूं तो मैंने स्टार्ट किया था अपनी क्लासेस, कोचिंग क्लासेस जो मैंने अचीवर्स ज्वाइन किया हुआ था सर, वो मैंने जुलाई में स्टार्ट कर दिया था। मतलब मैंने, हाँ, जुलाई में से मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर द एग्जाम, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुई, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर मेरी सर इंटर्नशिप चल रही थी, एक्सटर्नल इंटर्नशिप चल रही थी, उस टाइम पे थोड़ा बर्डन ज्यादा था, तो सर इतनी अच्छे से स्टडी नहीं हो पा रही थी। लेकिन आफ्टर अक्टूबर मतलब पूरी डेडिकेटेड स्टडी स्टार्ट हो गई थी सर। लगभग मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो 5-6 आवर्स चलती रहती थी। फिर लास्ट में आते आते वो आवर्स थोड़ा और इंक्रीज हो गए हैं, जैसे 1-2 महीने और बचे थे सर, तो वो 14-15 आवर्स, मतलब पूरे टाइम बस यही होता था कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो लास्ट टाइम पे तो यही था सर।
ओके, मैं जैसा कि बता दूं कि तैयारी आपने भी स्टार्टिंग से ही आपने सोचा हुआ था कि पीजी करना है, तो कहीं ना कहीं सेम सेम चीजें हैं। तो मुझे ये भी याद आया कि डॉक्टर जुहैना साद और डॉक्टर अस्मा खुर्शीद दोनों एक ही कॉलेज से हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है। पहन रहे हैं और हमारे टीचर्स तो हमें ऐसे जानते हैं कि हम दोनों बहनें हैं। तो हम लोगों का माशाल्लाह, पहले से बहुत हम लोगों का डिसाइडेड था कि करना है। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपस में, या तो आप कह लीजिए कि आप दोनों बहन हैं या फिर आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो जो आपस में एक दोस्ती में और या फिर बहनों में जो आपस में कंपटीशन होता है वो किस तरह का होता है? सर हमारे बीच में कभी कंपटीशन रहा ही नहीं। सर कभी भी लिटरली कभी हेल्दी कंपटीशन रहा है, हेल्दी स्टडी हम दोनों ने मिल के स्टडी की है, एक रूम शेयर कर करके हम लोगों ने पढ़ाई की है। लेकिन सर कंपटीशन आज सच कभी नहीं रहा हमारे बीच में। हेल्दी कंपटीशन रहा है कि मतलब तुम ये पढ़ लो, मैं ये पढ़ लेती हूँ, और फिर हम दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर लेंगे। बट ऐसे डाउनग्रेड करने वाला कंपटीशन कभी नहीं रहा। बिल्कुल, मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया कि एक जब दो लोग आपस में साथ में रहते हैं, आपस में तो स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त पर हम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों मिल के आपस में तैयारी करें। उससे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप अगर कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप दूसरे आप सामने वाले से छुपा रहे हैं, तो आप ये नहीं समझ सकते कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। जब आपस में मिलकर स्टडी को करते हैं अच्छे से, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए कुछ चीजें आपको आती हैं, कुछ चीजें दूसरे को आती हैं, उसमें एक दूसरे से डिस्कशन करने से और इन सब चीजों से फायदा ही होता है। तो हमेशा कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन हो, वो सबसे बेस्ट है और उसी से फायदा होता है। और दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि आपको जहां तक कि मुझे मालूम है वो ये है कि आपके कॉलेज का जो इंटर्नशिप का जमाना था वो जो स्टार्ट हुई है कहीं ना कहीं जुलाई में ही स्टार्ट हुई थी, और बिल्कुल लास्ट में ही जाकर कुछ ही स्टूडेंट आपके वहाँ एलिजिबल हो पाए थे। और आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो है एलिजिबल, मुझे आधे से ज्यादा के बल्कि अच्छे खासे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हो पाए, जो इस साल अब 2026 में एग्जाम देंगे। तो एक कहाँ से आपको ये ख्याल आया था कि मुझे जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है? और मुझे जहाँ तक पता है वो ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स अब इस साल के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो कैसे सोचा कि मुझे कैसे स्टडी स्टडी, क्योंकि मुझे याद है जहाँ तक तो कुछ काफी स्टूडेंट्स थे आपके वहाँ के, जिन लोगों को मैंने खुद कह के जबरदस्ती करवाया था कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप इंटर्नशिप स्टार्ट कीजिए, आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यस सर। सर क्योंकि जो एक्सटर्नल इंटर्नशिप होती है वो ज्यादा, उसमें जी ज्यादा बर्डन होता है, ज्यादा लोड होता है। सर तो मैंने ये किया था कि पहले मैंने एक्सटर्नल वाली कर लिया था, तो उसमें ज्यादा जी बर्डन होता है। वो इनिशियल डेज थे, उसमें आप अगर थोड़ा कोताही भी कर देते हो तो चलता है सर इनिशियल डेज में। तो मेरी वो वाली इंटर्नशिप सितंबर अक्टूबर तक हो गई थी। फिर मैंने इंटरनल ज्वाइन किया जो कि इतनी ऐसा इतनी ज्यादा उसमें बर्डन नहीं था, और कॉलेज वाले भी सर वो करते थे, वो कॉपरेट करते हैं। तो उस टाइम पे जी लास्ट में मैंने कॉलेज वाली इंटर्नशिप किया था, तो फिर उसमें मुझे टाइम मिल जाता था सर। पढ़ने का आपका रूटीन क्या रहता था कि आप कितने घंटे स्टडी करते थे? जो एक ज्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ये पूछते हैं कि आप कितने घंटे हम स्टडी करेंगे तो हमारा AIPGT क्लियर हो जाएगा या हम टॉप कर सकते हैं? तो क्या रूटीन रहा पूरे साल, कितनी देर स्टडी थी? सर अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं जुलाई अगस्त की, जब मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, तब तो मुझे 2-3 घंटे ही मिल पाते थे, उससे ज्यादा मतलब इतनी एनर्जी नहीं बची रहती थी। और फिर कॉलेज में भी मतलब जो हॉस्पिटल में जो केसेस दिखते थे सर, तो मैं उसके बारे में भी आके पढ़ती थी जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। और वो कहीं ना कहीं आपके AIPGT एग्जाम में वो हेल्प करता है। मतलब आपको कहीं से भी नॉलेज में ना आपको गेन करना है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा। वो इस एग्जाम में भी सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे प्रीवियस नॉलेज की वजह से वो मुझे हेल्प कर रहे थे। ना ही कि मतलब जो सिर्फ एक साल की जो जर्नी रही है उससे वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, आप एक्स्ट्रा भी जो पढ़े वो भी मैटर करता है। तो जब मेरी एक्सटर्नल इंटर्नशिप चल रही थी सर, तो उसमें जो केसेस मिलते थे मैं उसके बारे में स्टडी करती थी, और 2-3 घंटे अपनी जो AIPGT का जो सर टारगेट मिलते थे वो सब मैं पढ़ती थी स्टार्टिंग में। फिर जब सितंबर अक्टूबर में मेरा हो गया इंटर्नशिप, तो मैंने फिर अपने आवर्स बढ़ाए, 5-6 आवर्स हो जाते थे सर, मतलब 5-6 आवर्स तक हो जाते थे। फिर जब लास्ट के 2-3 महीने बचे हुए थे सर, तो फिर मैंने इंटर्नशिप वगैरह सब छोड़ दिया था, सब बिल्कुल मतलब कॉलेज में बात कर लिया था, तो थोड़ा वहां पे कर दिए गए थे। तब उस टाइम पे सर पूरे टाइम स्टडी होती थी, 14 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स, जैसे भी सब पूरे टाइम बस पढ़ना होता था और कुछ भी नहीं। जी। तो
इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कम से कम स्टडी जो करते हैं स्टार्टिंग में ही, आप जब स्टडी करते हैं, जैसा कि डॉक्टर अस्मा खुर्शीद ने बताया कि स्टार्टिंग में कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे भी आप स्टडी करेंगे काफी है उतना। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप टाइम अपना बढ़ाते हैं या फिर टाइम आपका एग्जाम जैसे जैसे करीब आता है, आप थोड़ा सा अपने टाइम को और बढ़ाते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ भी रही होती है, स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं। तो ये क्या कम धीरे जब 3-4 घंटे आपका रूटीन बिल्कुल बना हुआ होता है, आप कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे होते हैं, जो एक मैं समझता हूँ वो ये है कि, बल्कि मेरा आपसे क्वेश्चन भी है, किसी भी एग्जाम को देने के लिए या फिर आप अगर AIPGET की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी कितना इम्पोर्टेंट रखती है? सर कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब अगर आप कंसिस्टेंट रह लिए तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं सर। क्योंकि सर एक दिन नहीं पढ़ो, 2 दिन नहीं पढ़ो, फिर तीसरे दिन ऑटोमेटिकली आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो वो आपका जो 1-2 घंटे जो भी आपने फिक्स किया हुआ है, कम से कम वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने वो अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर 2-3 दिन हफ्ते कैसे गुजर जाएंगे वो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा इफ यू हैव टू क्रैक AIPGT। यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स को समझाते भी हैं कि आप चाहे अगर किसी दिन आपको कुछ काम भी है, इतना भी बड़ा काम हो, आप 15 मिनट के लिए ही बुक उठा लिए, लेकिन बुक आपको जरूर उठानी है। क्या तक होता ये है कि जब हम एक दिन गायब हो जाते हैं स्टडीज, तो अगले दिन बुक उठाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो एक जो कंसिस्टेंसी होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो हमेशा जो भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त पर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब स्टडी स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो आप इस चीज को बिल्कुल कंफर्म रखिए कि आपको डेली स्टडी जरूर करनी है। टारगेट्स वगैरह अगर आप कर रहे हैं वो जरूर कंप्लीट करने हैं। धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। जब आपको चीजें समझ में आने लगती हैं तो फिर आप खुद ब खुद आपका पढ़ने में मन भी लगने लगता है, और फिर कहीं ना कहीं आप अपने टाइम को बढ़ाने भी लगते हैं। जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचे हैं, उस वक्त पर जब आपने पेपर को देखा है, और एक ये कहिए कि हर साल ही होता है कि स्टार्टिंग में वो ये कहते हैं स्टूडेंट्स की बिल्कुल अलग पेपर था, या फिर बल्कि इस साल का कहिए कहीं ना कहीं चीजें काफी अलग थी। तो वहां पर जाकर खुद एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि वो होपलेस हो गए। और फिर तो उस चीज को आपने कैसे मैनेज किया, वहां पर क्या सोच के फिर कैसे पेपर किया, उस ये बताइए। सर मेरा मानना है, आई बिलीव कि मेरी अम्मी ने भी ये कहा था कि साल भर बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि आपको टॉप करना है, और जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आप ये सोचो कि बस अल्लाह सिलेक्शन करवा दे, अल्लाह ताला बस सिलेक्शन हो जाए। तो सर जब मैं गई एग्जामिनेशन हॉल में तो सर मैं इतनी काम थी, मतलब सुबह तो जो नमाज दुआ करके जाना था सब वो मैंने किया। उसके बाद जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई तो मैं खुद आसपास वाले लोगों को विश कर रही हूँ ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, जस्ट टू कीप माई सेल्फ काम। तो मैं आसपास लोगों को विश कर रही हूँ कि ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सर। और फिर जब आया भी पेपर तो सर अगर मैं एकेडमिक वाले एग्जाम की बात करूं तो मैं इससे ज्यादा मतलब एंग्जियस होती थी, इससे ज्यादा मुझे एंग्जाइटी होती थी। लेकिन इस एग्जाम में मुझे नहीं हो रही थी एंग्जाइटी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी था, और कहीं ना कहीं ये था कि बस अल्लाह ताला सिलेक्शन करवा दे। फिर लेकिन जब एग्जाम अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा ही था सर। फिर उसके बाद तो एंशियस बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाने हैं आपके। और आपने सर बहुत मतलब हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया था इस चीज के लिए कि बिल्कुल भी एंजाइटी और ये सब बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो सर वो बहुत हेल्प किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना ज्यादा काम है। अगर आप काम होकर आप अपने पेपर को दे रहे हैं, कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए, वो सभी के लिए मुश्किल है। सिर्फ मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ। तो जैसे कि बताया डॉक्टर अस्मा ने कि बिल्कुल बहुत ज्यादा वो काम थी, खुश थी, सबको विश बल्कि बेस्ट ऑफ लक बोल रही थी, तो वो एक बहुत ज्यादा कामनेस दिखाती है। और फिर आपका माइंड जो है वो पेपर में हाजिर रहता है। अगर आप थोड़ा भी पेपर को देखकर परेशान हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीजें। और जो होता ये है कि जो आपके होने वाले सही होने वाले क्वेश्चन से वो भी आप गलत कर देते हैं। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आपने बताया कि पूरे साल जो मदर हैं वो आपको मोटिवेट कर रही थी, समझा रही थी, तो किसी भी प्रिपरेशन के लिए जो पेरेंट्स होते हैं उनका कितना रोल होता है? सर फैमिली सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मेरे फादर नहीं है
बट उनकी मतलब बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पीजी क्वालिफाई करूं। तो मैंने तो अपने बिल्कुल बेड के सामने ये लिखा हुआ था कि मतलब अब्बू की ख्वाहिश है अस्मा, ये पूरा करना है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था कि मुझे ये ख्वाहिश अब्बू की पूरी करनी है, सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था। उसके बाद अम्मी भी पूरे टाइम मोटिवेट करती रहती थी। और मैंने तो अपने बेड के सामने बिल्कुल ये लिखा हुआ था कि अस्मा यू हैव टू बी इन टॉप 10 रैंक। तो ये चीज कहीं ना कहीं जब आप उठते हो बार बार नजर पड़ती है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाता है कि पढ़ना है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगी सर। तो ये कहीं ना कहीं ये मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर यही था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर उस्मान ने। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि उनके फादर नहीं है, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, या फिर मदर नहीं है। तो एक बहुत बड़ी चीज होती है उनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा पहले से ही स्ट्रगल है, उसके साथ फिर एक मोटिवेशन ये भी होता है कि फादर चाहते थे या मदर चाहती थी। तो कहने का ये है कि इतना इतना ज्यादा स्ट्रगल के बाद फादर का ना होना, उसके बाद इस प्रिपरेशन को करना एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी होता है अल्लाह की तरफ से, और फिर उसके बाद उसको फिर अचीव कर लेना, कहीं ना कहीं वो एक खुशी, एक अलग ही खुशी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे साथ डॉक्टर शेख सबाहत खातून। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शेख सबा मैंने बोला, मैंने वो शेख सबा इसी वजह से बोला, पूरे साल जो, हाँ क्या कहते हैं, डॉक्टर सबा से बात होती थी, मैं सबा ही मेरे जबान पे रटा हुआ है। तो मुझे जब रैंक आ गई है उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा एक्चुअल नेम सबाहत है, अगरचे वो हाफी नाम था, सबा भी ठीक ही था। तो बहुत बहुत मुबारक आपको रैंक 5 के लिए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सबसे पहले जो, जहां तक मैं जानता हूं, वैसे तो जो बाकी क्या कहते हैं डॉक्टर सुहैना हैं, डॉक्टर अस्मा हैं, उनकी भी एक इंटर्नशिप के साथ ही स्टार्ट किया और फिर अच्छा खासा वहां भी स्ट्रगल था। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि सर अभी हमारा इंटर्नशिप चल रहा है, तो क्या इंटर्नशिप के साथ ये पॉसिबल है? और फिर इंटर्नशिप के साथ पॉसिबल है, जहां तक मैं जानता हूँ डॉक्टर सबाहत को, वो क्या कहते हैं दिल्ली से हैं, और फिर दिल्ली में एक उनका जो डेली का सफर था, वो 1.5 से 2 घंटे आना और 1.5 से 2 घंटे जाना, कम से कम 3 घंटे ट्रेवलिंग में ही गुजरते थे। और फिर इंटर्नशिप का एक हेक्टिक शेड्यूल, अच्छा खासा हेक्टिक शेड्यूल, जो कि मैं जानता हूँ करोल बाग में, उसमें 2-3 महीने तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होते हैं बीच में। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या इंटर्नशिप के साथ और फिर इतने ज्यादा क्या कहते हैं इंटर्नशिप जो क्या कहते हैं हेक्टिक शेड्यूल रहे, 3 घंटे आप डेली का सफर कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस वक्त पर ये चीज एमडी की तैयारी करना पॉसिबल है, और किस तरीके से तैयारी करनी है? जी सर, मेरे को ये चीज मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। मैं शुरू से फाइनल ईयर से ही सोचने लग गई थी कि मैं मतलब इंटर्नशिप में कैसे मैनेज करूंगी, कि डेली जाना है और फिर मुझे प्रिपरेशन भी करनी है। और मेरे माइंड में ये बहुत ज्यादा क्लियर था कि कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, मुझे करना है पीजी। अब मुझे इसका सोल्यूशन निकालना था। तो जैसे यूजुअली बच्चे ये सोचते हैं कि हम 2-4 घंटे बैठ के एक साथ स्टडी करें, लाइब्रेरी में बैठ के करें, घर पे हमें एक साथ टाइम मिले, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ ये था कि अगर मुझे 5 मिनट भी मिलता था और मुझे ये पता था कि इतने टाइम में मैं सिर्फ 2-3 लाइन ही पढ़ पाऊंगी, स्टिल मैं पढ़ती थी। जैसे ट्रैवलिंग टाइम में हमेशा यूटिलाइज करती थी। मॉर्निंग में आप फ्रेश रहते हो बहुत ज्यादा, तो मैं यूजुअली मॉर्निंग में बस से ही ट्रैवल करती थी, बट स्टिल मैं खड़ी हूँ, बैठी हूँ, जैसे भी मैं पढ़ती थी। आते वक्त भी मैं पढ़ती थी, लंच ब्रेक में, और ओपीडी स्टार्ट होने से पहले मुझे जो भी टाइम मिलता था, हाफ एन आवर, 45 मिनट या 1 आवर, कभी कभी किसी किसी ओपीडी में ज्यादा मिलता था, तो मैं उसमें भी पढ़ती थी। लंच ब्रेक, उसके बाद वाला टाइम, मतलब मुझे 5 मिनट मिल रहे हैं, हाफ एन आवर मिल रहे हैं, या 1 घंटा मिल रहा है, मैं हर टाइम मतलब ये होता था कि कम से कम ही सही बट मैं पढ़ूं। मेरा एक टारगेट रहता था जो आप ही देते थे, कि प्राइमरी ये है कि जो सर ने टारगेट दिया मुझे वो कंप्लीट करना है। घर पहुंचने से पहले पहले, या थोड़ा बहुत जो भी बचता है वो घर पहुंचने के बाद कैसे भी करके करना है। और ज्यादातर मैं ट्रैवलिंग में या फिर ओपीडी के बीच में एंशिएंट सब्जेक्ट पढ़ती थी, जो आप थोड़ी सरसरी नजर से भी आप पढ़ते हो तो वो समझ में आता है, रिटेन होता है।
मॉडर्न सब्जेक्ट थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस माइंड के साथ पढ़ना होता था, तो मैं घर पे आके सिर्फ मॉडर्न पढ़ती थी और बाहर का टाइम जितना भी होता था उसमें मैं एंशिएंट सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ती थी। और जो क्वेश्चंस होते थे वो मैं ओपीडी के बीच-बीच में, जैसे आपको टाइम मिल रहा है पेशेंट देखते-देखते या जो भी थोड़ा-थोड़ा टाइम मिलता था, तो उसमें मैं हमेशा क्वेश्चंस कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो मेरा इससे टाइम बहुत यूटिलाइज़ होता था। ऐसे नहीं मिलता था एक साथ कि मैंने 4 घंटे निकाल लिए, एक साथ मैंने 3 घंटे निकाल लिए, बट टोटल मिला के मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम हो जाता था। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि आप अपने एक-एक मिनट को किस तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास डॉक्टर सबाहत के पास टाइम नहीं था, एक हेक्टिक शेड्यूल था और फिर जैसा कि उन्होंने बताया कि बस के अंदर भी उन्होंने क्या कहते हैं स्टडी की और फिर कहीं पर कॉलेज में 5 मिनट मिले तो वहाँ पर भी स्टडी की और कहीं न कहीं चीज़ें अपनी पता थी कि कहाँ पर मुझे क्या चीज़ पढ़नी है, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जब इस वो स्टूडेंट जिनकी इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो वो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो एक बहुत क्या आप अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर सबाहत को उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि इंटर्नशिप के साथ पॉसिबल है या नहीं और फिर इतनी हेक्टिक इंटर्नशिप के साथ पॉसिबल है या नहीं, ये सबके जवाब इस चीज़ का मिल गया होगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपका 1.5 घंटे का आने-जाने का 1.5 घंटा आना है, 1.5 घंटा जाना है, उस बस की जो ट्रैवलिंग है, वहाँ पर आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ती थी? कौन-सी चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ रही थी जिससे क्योंकि अच्छी खासी बस में क्या होता है कि दूसरे लोग होते हैं, इतना ज़्यादा मन नहीं लग रहा होता या फिर आपने कुछ ऐसा शेड्यूल बनाया हुआ था वहाँ पर कि बस के अंदर मुझे ये चीज़ें पढ़नी है या फिर क्या? पहली बात तो सर मुझे आस-पास वाले लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई देखे, हँसे या कुछ भी हो। मैं सिर्फ़ अपने ऊपर कॉन्सन्ट्रेट करती थी कि जबकि उस बस में मेरे अपने बैचमेट्स भी होते थे। स्टिल मुझे सिर्फ़ अपने आप को देखना है, ये टाइम मुझे ये पता था कि ये छुपाने का नहीं है। एक-एक मिनट है जिसे यूटिलाइज़ करना है। तो मैं ज़्यादातर एंशिएंट ही पढ़ती थी। जैसे रहबर मौलिज़ात हर वक़्त मेरे हाथ में रहती थी, मैं उसे पढ़ती थी। या जैसे फिज़ियोलॉजी पीजी मेड ईज़ी, वो बहुत हल्की बुक है जिसे आप ईज़िली ट्रैवल करते हुए कैरी कर सकते हो हाथ में। तो ऐसे सब्जेक्ट मैं पढ़ती थी। या फिर वो चीज़ें जो मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ और अब मुझे रिविज़न करना है। तो रिविज़न में ना बहुत कॉन्शियसली आपको नहीं पढ़ना होता है। आप एक बार पढ़ रहे हो तो आपको पहला पढ़ा हुआ याद आता है कि क्या है। तो मैं वो सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़ती थी जो मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ या फिर एंशिएंट ही पढ़ती थी क्योंकि मेरा एंशिएंट कहीं न कहीं अच्छा था शुरू से। मेरी उर्दू, अरबिक जो है वो अच्छी है शुरू से। मेरी स्कूलिंग से ही अच्छी है, मतलब मेरी स्कूल में थी ये चीज़, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर मैं एक बार भी पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा होता था। और जो ये बीयूएमएस के इयर्स रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, उसमें भी मैंने एंशिएंट सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, मॉडर्न भी पढ़े हैं। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मेरा ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। मतलब इक्वल-इक्वल चल रहा था। मुझे दोनों पे ही फोकस करना था। जी। तो जैसा कि डॉक्टर सभा ने बताया कि बस के अंदर वो कहीं न कहीं एंशिएंट ही यूनानी किताबों को वो पढ़ रही थी। जो मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जब वो बस के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर क्या कहते हैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो उस वक़्त पर उनका जो एक रुझान होता है वो ये होता है कि हम कुछ मॉडर्न निकाल के पढ़ें। उर्दू हम किताब खोलेंगे तो कहीं न कहीं उससे थोड़ा-सा कहीं न कहीं स्टूडेंट्स लो फ़ील करते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है और कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको जो पढ़ना है दूसरों से, अदर लोगों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कहीं न कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो छुपाने की कोशिश करते हैं, अदर जो उनके बैचमेट्स हैं, उनके साथ वो उनके सामने स्टडी नहीं करेंगे, अकेले में स्टडी करेंगे, किसी को पता ना चल जाए। तो डॉक्टर साहबा ने ये चीज़ भी बहुत अच्छे से बताई कि उनके साथ उनके दूसरे अदर स्टूडेंट्स भी ट्रैवल कर रहे होते थे, उस वक़्त भी वो उन किताबों को लेकर वहाँ पर भी स्टडी करती थी। तो बस ये है कि आपको इन चीज़ों से कभी भी नहीं सोचना है ये चीज़ें कि आप दूसरे इस तो जो हमारे बैचमेट्स हैं वो क्या सोचेंगे इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग क्या कहेंगे? अगर आप इन चीज़ों को सोचने में लग गए तो आपका जो 5 या 6 महीने बाद, 1 साल बाद एग्ज़ाम आने वाला है, वहाँ पर कहीं न कहीं आप की रैंक पे उसका असर पड़ता है या फिर आप खुलकर अगर स्टडी नहीं कर रहे हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपको। लेकिन जब आप खुलकर स्टडी कर रहे होते हैं, लोगों को पता होता है, आपके ऊपर कहीं न कहीं एक प्रेशर होता है कि यार सबको ये चीज़ें पता है, मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं इतना पढ़ती हूँ या फिर मैं इतना पढ़ता हूँ। तो उस वक़्त पर आपके ऊपर एक प्रेशर होता है आगे के लिए भी कि मुझे आगे जवाब देना है, तो आप डेली अच्छी से अच्छी स्टडी करने की कोशिश करते हैं।
तो इसलिए कभी भी मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आपको किसी से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टडी कर रहे हैं तो खुल कर करिए, सबको बता के करिए, ताकि आपके ऊपर भी एक आगे का प्रेशर रहे कि हाँ, मुझे दूसरे लोगों को जवाब देना है, तो कहीं न कहीं आप अच्छी से अच्छी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप क्या कहते हैं, मैं बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया कि जो 6 के 6 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लासेस से हैं। तो होता ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो क्या कहते हैं, साथ में क्लास जॉइन करने के साथ कुछ कहीं टेस्ट सीरीज जॉइन कर ली या फिर कुछ और कर लिया। तो वहाँ तक वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वहाँ पर, या फिर उसका कुछ नुकसान होता है? उसके बारे में आप क्या कहते इसके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि मेरा ये था, मैं भी एक टाइम पे इस चीज़ में आई थी। मैंने जैसे पहले से सोचा था कि एंड के 3 टू 4 मंथ में मेरे को बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है, बहुत क्वेश्चन्स करने हैं, ऐसा मैं सोचती थी पहले कि ये रहेगा। लेकिन इस बारे में मैंने आपसे भी बात की थी, आप ही ने मुझे सजेस्ट किया था कि जो मतलब फॉलो जो है वो एक ही को करना है। तो मेरा जो मेन था, मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे 10 चीज़ें नहीं करनी है। आप मैंने अगर मेन अपना अचीवर्स को रखा है तो मेरा मेन टारगेट यही है। इसके अलावा मेरा अपना पर्सनल शेड्यूल था। बस ये 2 चीज़, मैं इसको फ़ॉलो करती थी। और जैसे मेरा टारगेट हो गया जो आपने दिया, उसके बाद मैं अपना रिविज़न स्टार्ट करती थी। टेस्ट सीरीज़ के लिए सिर्फ़ ये था कि मुझे जब क्वेश्चन्स लगाने, सिर्फ़ क्वेश्चन्स लगाने के लिए मैं वो करती थी, इसलिए नहीं कि मुझे ये भी पढ़ना है और जो मैंने अदर टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी है उसका सिलेबस भी, तो फिर नहीं हो पाता सर। दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर कहीं न कहीं आप डीकॉन्फिडेंट होते हो कि मेरा ये भी नहीं हुआ, इस टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, उसमें भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। एटलीस्ट जब आप एक चीज़ फ़ॉलो करते हो तो ये होता है कि हाँ, मतलब मैंने ये पढ़ा तो एटलीस्ट मैं यहाँ गेन कर रही हूँ, यहाँ मुझे मिल रहा है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये होता था कि मैं टाइम किसी न किसी तरह बचा लेती थी और पीछे से मेरा रिविज़न स्टार्ट होता था। जैसे आप थर्सडे में भी मतलब अक्सर टेस्ट रखते थे, रिविज़न टेस्ट। तो भले ही उसमें 30 क्वेश्चन्स होते थे, कम होते थे और बट ये था, मेरा क्लियर था कि मुझे रिविज़न भी पीछे से स्टार्ट करना है साथ-साथ। और टेस्ट सीरीज़ के लिए बस वो एक ही किया था मैंने, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं उसको करूँ। बहुत स्टार्टिंग में 6-7 अटेम्प्ट किए होंगे, उसके बाद मेरा प्रॉपर ये था एक ही जो मैंने कर रखा है, मैं उसी को फ़ॉलो करूँ, वही टेस्ट देती थी, उसी का टारगेट फ़ॉलो करती थी, उसी के मतलब जो भी डाउट होता था वो आप ही से पूछती थी। तो ये बिल्कुल। कहीं न कहीं मैं बच्चों को यही बताऊँगी कि ये फ़ायदेमंद नहीं होता कि आप 10 चीज़ें जॉइन करो या 2 चीज़ें, ये भी कोचिंग ले लिया आपने, ये भी कोचिंग ले लिया आपने कि मुझे हर जगह से मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आप एक ही चीज़ फ़ॉलो करो और उसे बहुत अच्छे से करो। यस। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछा करते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि सर मैंने यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था और फिर ये, या फिर अदर जगह पर मैंने ज्वाइन कर लिया था और मेरे नंबर वहाँ पर भी अच्छे नहीं है, यहाँ पर भी अच्छे नहीं है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब दिमाग 2 जगह पर रहता है तो दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ें चल रही होती हैं कि इसका सिलेबस ये है, ये भी करना है, दूसरा एक सिलेबस है, वो भी करना है। तो 2 चीज़ें एक साथ मैनेज करना कहीं न कहीं मुश्किल हो जाता है। और फिर दोनों जगह पर आप अपनी चीज़ों को खो रहे होते हैं और नंबर कम आते हैं, तो उससे आप कहीं न कहीं लो कॉन्फिडेंस होता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसलिए मैं भी हमेशा यही कहता हूँ, कहीं पर भी आप करिए, कैसा भी करिए, लेकिन अच्छा क्या कहते हैं, आप एक जगह पर फ़ोकस होकर स्टडी कीजिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेपर जब आपने स्टार्ट किया है एग्ज़ाम हॉल में, उस वक़्त पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? क्या स्ट्रैटेजी आप, या फिर ये कहिए कि एक रात पहले आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई हो जो आप बताना चाहेंगे यहाँ पर? एक तो ये चीज़ है कि मेरा ये क्लियर था शुरू से कि मुझे क्वेश्चन्स मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। अगर मतलब मुझे 50% 60% आता है तो मुझे रिस्क लेना है। जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन अभी हो गया है, आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। और जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठी और मेरे सामने स्क्रीन खुली तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मुझे नहीं आता था। वो इतना डिफ़िकल्ट और इतना लेंथी था, मतलब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था उस क्वेश्चन का। मैंने स्किप किया, जब 2-4 क्वेश्चन करती गई, तो मुझे 10 क्वेश्चन तक आइडिया हो गया, 10 टू 15 क्वेश्चन तक कि पेपर का लेवल थोड़ा टफ है। अगर मैं सिर्फ़ ये सोच के, और ये चीज़ भी मेरी क्लियर थी कि मुझे रिव्यू में नहीं डालना, दोबारा आके नहीं देखना, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता है। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि क्वेश्चंस कि हाँ, चलो इसमें थोड़ा-सा डाउट है, हम दोबारा आके देख लेंगे। ऐसा नहीं होता। मेरे को ये था, अभी है, अभी मैं 10 सेकंड दे दूँगी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो भी है वो अभी मार्क करके आगे बढ़ना है, दोबारा के लिए नहीं रखना। तो मैं शुरू से ही क्वेश्चन करती गई थी और जहाँ पे भी मुझे 60% 70% आ रहा था, मैं उसे अटेम्प्ट कर रही थी। क्योंकि पेपर्स का लेवल जब टफ होता है तो आपको या तो बहुत प्रिसाइज़ली क्वेश्चन करें आप,
कि अगर आपने 70-80 किया है तो आप बहुत श्योर हो कि आपके वो 80 क्वेश्चन सही ही होंगे, या फिर मैक्सिमम अटेम्प्ट करें कि अगर आप 10 क्वेश्चन भी अगर वैसे करते हो 60-70% डाउट के साथ, तो आपको एनी हाउ 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन उसमें से सही होने ही होने हैं, अगर आपने स्टडी अच्छी की है तो। मेरा ये था कि हाँ चलो, मुझे अब थोड़ा कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर कि स्टडी तो इतनी की है, और मैं अपना ये था कि मैंने पूरे साल अपने आप को एनालाइज किया, जो मैंने टेस्ट में किया मैंने वहां पर भी वही अप्लाई किया। मैं टेस्ट में भी मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, मतलब एक या दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं छोड़ती थी, और ऐसा नहीं था कि मैं तुक्का फिट कर रही हूँ, मुझे आता होता था कहीं ना कहीं, चाहे मैं एलिमिनेशन प्रोसेस लगाती थी या मैं अपनी प्रीवियस नॉलेज कहीं यूज हो रही है या कैसे भी मैं करती थी, तो वो अक्सर ठीक होते थे मेरे क्वेश्चन, तो मैंने वहां पे भी यही अप्लाई किया। और क्वेश्चन बहुत टफ भी लगे बीच में मुझे, बट मैंने अपने आप को कहीं पे भी डी कॉन्फिडेंट नहीं होने दिया, और ये सोचने का भी टाइम नहीं दिया था अपने आप को कि भाई पेपर बहुत ज्यादा टफ है, कैसे होगा आगे और कैसे होंगे। नहीं, बस टाइमिंग पे नजर थी कि टाइम ये चल रहा है, क्वेश्चन नंबर मेरा ये चल रहा है, मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम निकल जाता है और क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं हो पाते। मेरे अपने ही बैचमेट के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने 10-10 20-20 क्वेश्चन देख भी नहीं पाए हैं, वो लोग छूट गए। तो मेरा ना 30-40 क्वेश्चंस पर ही ऐसा हो गया था कि अब मुझे टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना है, जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं वैसे ही टाइम भी चलना चाहिए। तो लास्ट के यस, क्वेश्चंस में जी जी सर। वेरी गुड। आपने जैसा कि एनालिसिस की बात की, तो मुझे एक क्वेश्चन जहन में आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये क्वेरी आ रही होती है कि सर हम तो 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम मॉक दे रहे हैं तो वहां पर नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है? तो उसमें जो एनालिसिस की आपने बात की है कि पेपर को जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, हम अपने मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं या क्या कहते हैं वीकली टेस्ट हम दे रहे होते हैं, तो उस वक्त पर एनालिसिस जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर क्या कहते हैं क्या चीज हमें करना है उसके लिए, हम हर पेपर को देने के बाद एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट होता है? ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक तो आपको ये पता चलता है कि आपने पूरे वीकली किस तरीके से स्टडी की है। जैसे मुझे लगता था मैंने वीक टेस्ट आते आते बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और मेरी ये एक्सपेक्टेशन रहती थी कि मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगी, मुझे आते होने चाहिए। और अगर आप जैसे टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए कुछ चीजें नहीं आती, सबसे पहले तो टॉपिक का पता लगता है कि ये चीज वीक है। दूसरी चीज पैटर्न का पता लगता है आपको कि आपने किस तरीके से अटेम्प्ट किया और उसका रिजल्ट क्या मिला। जैसे आपने ये बहुत लास्ट में बताया था कि जैसे मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ था कि आपको कुछ 2-3 तरीके बताए थे कि इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, फिर देखना है कि किस तरीके से रिजल्ट अच्छा होता है। वो चीज मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी, और मुझे पता था कि मुझे इसी डायरेक्शन में चलना है आगे भी। यस। तो जो एनालिसिस आप कर रही थी हर पेपर का, तो उसमें क्या चीजें आप देखती थी? जैसे कि कोई भी पेपर हुआ है, आपने उसको देखा कि मैंने ये क्वेश्चंस गलत किए हैं, और फिर उस पर वर्क करना उस सब्जेक्ट पर या फिर उस टॉपिक पर, तो ऐसा कुछ रहता था? हाँ बिल्कुल रहता था। सबसे पहले तो मैं उस क्वेश्चन को वहीं मतलब ये होता था कि क्वेश्चंस खो जाते हैं यूजुअली, तो नहीं मिलते एक बार आप पीछे आगे निकल जाते हो तो मैं उस क्वेश्चन को बुक खोल के उसी वक्त उसी क्वेश्चन वहीं पे लिखती थी उसी टॉपिक के साथ, ताकि जब मैं वो टॉपिक दोबारा पढूं तो वो चीज वहां रिविजन हो और मुझे ये पता हो कि हाँ इससे ये पॉइंट अगर मेरा गलत हुआ था यानी इससे रिलेटेड चीजें मेरी वीक है। तो मेरा ये होता था कि मैं उस चीज को एग्जैक्ट उठा के बुक में लिख देती थी, ताकि जितनी बार मेरा टॉपिक रिविजन हो वो क्वेश्चन भी हो और मुझे आइडिया भी हो कि हाँ ये मेरा वीक है। यस, वेरी गुड। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबा। नेक्स्ट हमारे साथ डॉक्टर सफिया अफरोज हैं, MIJT कॉलेज से, रैंक 6 है जिनकी। डॉक्टर सफिया हैं हमारे साथ। जी सर। यस। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है आपसे ये है कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं कि हमारे साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर सभी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सारे स्टूडेंट्स का कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये टॉप करना पॉसिबल होता है या नहीं होता। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब तकरीबन क्या कहते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट है सभी का, और माशाल्लाह क्या कहते हैं उसके बाद सब टॉप 10 के अंदर हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कंटेंट जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी स्मार्ट स्टडी हम किस तरीके से करें जिससे हम टॉप रैंकर्स में आ सकते हैं?
सर जहाँ तक बुक्स की बात है तो मॉडलिंग के लिए तो हम रोम्स ही पढ़ते हैं। आवाज मतलब थोड़ी आप सी आपकी आपकी कम है। ओके सर, अब आ रही है बराबर? यस यस। जी, तो वही मैं कह रही थी कि मॉडलिंग के लिए तो हम लोग रोम्स ही पढ़ते हैं, और फिर मतलब उसमें काफी कुछ इतना होता है, और फिर लेक्चर्स होते हैं, फिर आपकी नोट्स होती है। वो उस मतलब ज्यादा नहीं पढ़े, उतना ही पढ़ लें अगर, तो वो मॉडलिंग के लिए मतलब इनफ है फिलहाल, इनफ था हम हमारे टाइम पर तो। पर अब तो जैसे कि मतलब काफी कुछ चेंज हो रहा है पैटर्न, तो अब है ना, मतलब ऐसा भी नहीं है हमें पूरा 5 साल पढ़ना होगा अच्छे से, मतलब अगर अब एग्जाम अच्छे से निकालने हैं तो। और जहाँ तक यूनानी की बात है, तो यूनानी में वही आप रहबर मौलूजात मतलब हमने की थी अच्छे से, और फिर जामिल अद्दिया हो गया, फिर उसूल तिब की भी आपकी नोट्स थी, आपकी नोट्स मायतुल अमराज थी, तो वो सारी नोट्स मतलब हमने अच्छे से की थी। तो जहाँ तक स्टडी मटेरियल की बात है, तो ये सब चीजें अगर मतलब इतना हम लोगों ने किया है, वरना तो सर पढ़ने को बहुत कुछ है, मतलब रिविजन भी करना होता है। अगर हम ज्यादा पढ़ने जाएंगे तो फिर वही मसला है कि रिवाइज नहीं कर पाएंगे हम कुछ भी। यस। तो क्या कहते हैं, आपने जैसा कि बताया कि ज्यादातर नोट्स आपने सब कवर किए, और साथ में मेरा क्वेश्चन ये है कि नोट्स आप करते हैं, नोट्स आप अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बुक का पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम अपने सारे स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं कि आपको सिर्फ नोट्स पर डिपेंड नहीं होना है, बुक आपको साथ में पढ़नी है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह की चीजें आ रही हैं। आप नोट्स पढ़ के जरूर रैंक ले सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टॉप रैंकर्स में आना चाहते हैं, वहां पर आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो बुक का पढ़ना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? सर बहुत जरूरी होता है, जैसे कि आपने कहा ना, अभी हम लोग सब लोग फ्रेशर्स ही हैं और हम लोग सब रैंकर्स हैं, तो बात यही होती है कि हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है वो सारी चीजें फ्रेश फ्रेश है हमारे दिमाग में। तो हमारे लिए इसलिए आसान है कि जब हम रोम्स भी पढ़े, रोम्स भी ऐसी ही समझ आ जाती है, उसकी भी लाइन जो होती है उसके लिए आपको काफी कुछ पता होना पड़ता है, और फिर लेक्चर्स होते हैं, तब जाके हमें रोम्स भी समझ आती है। तो पहले से चीजों की नॉलेज होना, बहुत अच्छे से सब कुछ आपने पढ़े हो, और फिर उसके बाद से अब अगर आप रोम्स पढ़िए तो फिर वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। मतलब पहले से पढ़ा होना काफी इम्पोर्टेंट है, मतलब बुक का, जहाँ तक मतलब मुझे समझ आया। जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये चीज कि आप बुक कितना पढ़ रहे हैं। जैसे कि बताया डॉक्टर सफिया ने कि आप नोट्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो स्टडी कर रहे हैं वो बुक, आपकी जो प्रीवियस स्टडी है 5 सालों की, वो कितना इम्पोर्टेंट होती है। रोम्स का समझना इतना आसान नहीं हुआ, वन लाइनर चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उसके साथ आपकी जो प्रीवियस स्टडी है उसके साथ आप स्टडी करेंगे, या फिर उस वक्त पर जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आप रोम्स भी पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में जाकर पढ़ना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कोई एक टिप्स जो आप, जो हमारे एस्पायरेंट हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए जो आप देना चाहेंगी, जो भी आप चाहें कि आप बताना चाहती हैं उनके लिए। टिप्स टिप्स की तो बात, जैसे मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन में बस इतना ही, आपने जैसे कहा था ना सर कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो वही बात है कि मतलब ऐसा था, मेरी इंटर्नशिप बहुत लास्ट लास्ट तक कंप्लीट हुई है, तो मतलब टाइम नहीं होता था ज्यादा पढ़ने का, नहीं भी पढ़ाई होती थी मुझसे तभी भी मतलब मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं सही कहूँ तो मुझे ऐसा था कि हमेशा मुझे एयर 1 लाना है, कुछ भी हो, मतलब मैंने हमेशा 1 ही मान करके पढ़ाई की है। और मतलब यही है कि आप सोच के रखिए कि आपको पढ़ना है, और फिर पढ़िए सर, यही एक है, मतलब और तो कोई टिप्स नहीं बोल सकते हैं। और मतलब सर पढ़ने के लिए आप कितने भी आवर्स लगाइए, मतलब हम लोगों ने तो इंटर्नशिप मतलब ऐसे कैसे रात में घर पहुंचे, उसके बाद रात रात भर बैठ करके पढ़ाई की हम लोगों ने। और फिर एक चीज बहुत अच्छी होती है कि अचीवर्स में हम लोग जो ग्रुप डिस्कशन में पढ़ते हैं, शुरू शुरू में मुझसे नहीं हो पाती थी पढ़ाई, क्योंकि मेरा सिविल था, तो मतलब सिविल में बिल्कुल नहीं वक्त मिलता है। तो अब जब ग्रुप में सब लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जैसे शीरीन थी, तो वो बहुत कुछ है ना, यूनानी का पार्ट मतलब बता देती थी, फिर पीवाईक्यूज हम लोग साथ में बैठ के करते थे, तो ऐसे था कि हाँ कुछ तो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे करके हम लोग मतलब 2-2 3-3 बजे तक रात में आपस में बैठ के पढ़ते थे। तो वही है सर, सब लोग मिल करके पढ़े तो आसान हो जाती है पढ़ाई। यस।
बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चीज़ों को मिलकर पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको आती हैं, कुछ चीज़ें दूसरे जो आपके अदर ग्रुप्स में हैं उनको आती हैं, तो उससे हेल्प मिलती है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एक टाइम जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त पर एक टाइम वो आता है कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उस वक्त पर कुछ भी मतलब ऐसा हो रहा होता है कि कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो अब उस वक्त को आपने कभी ऐसा वक्त आया हो जब आपने सोचा कि नहीं बस अब नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त को आपने कैसे टैकल किया, क्या किया? हाँ सर, हुआ था। मतलब जैसे एग्जाम जब करीब आ रहे थे ना, और इंटर्नशिप भी करनी थी और ये भी करना था, और मार्क्स भी नहीं आ पा रहे थे अच्छे, तो फिर मैंने आपसे ही पूछा था कि सर क्या करना है। तो आपने ही हमें टाइम टेबल बना के दिया था कि देखो सुबह में कब उठते हो, फिर ना उसके बाद से पहले सर्जरी पढ़ो, फिर पीएसएम पढ़ो। तो मतलब सर एक गाइडेंस चाहिए होती है उस टाइम पे, थोड़ी हिम्मत अगर कोई दे दे। मतलब सर घर में भी जैसे अम्मी का बहुत सपोर्ट रहता था, तो मतलब खाने पीने का वो बहुत ध्यान रखते थे, हर चीज का। मतलब तो थोड़ा सपोर्ट इंसान को मिलता है तो कर लेता है फिर बच्चा। यस। जैसे कि मतलब होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ चीज होती है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें जो चीज करनी चाहिए आईपीजीटी की प्रिपरेशन के लिए वो सारी चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम वो आता है कि नहीं बस अब नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया, और फिर वो सारी चीजें कुछ भी फेवर में हमारे नहीं जा रही होती हैं। तो उस वक्त पर बताया डॉक्टर सफिया ने कि आपके साथ एक मोटिवेशन जो होना चाहिए, आपको कोई मोटिवेट करने वाला हो, आप उन चीजों को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे आपको कोई समझाने वाला हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खुद भी आप अपने आप को समझा सकें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वरना होता यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें भी बात कर रहे होते हैं या फिर बोलते हैं कि सर नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो एक अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, आप डेली स्टडी कर रहे हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको मोटिवेशन उस चीज के लिए जब आप परेशान हो जाएं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफिया। नेक्स्ट हमारे साथ डॉक्टर फातिमा एमटीसी मालेगांव से हैं। रैंक इनका 8 रैंक है। डॉक्टर फातिमा। जी सर, आई एम ऑडिबल। यस ऑडिबल हेलो। बट नॉट विजिबल। यस। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जहां तक मैं जानता हूँ डॉक्टर फातिमा को, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर में जाने के बाद वहां पर होपलेस हो जाते हैं, या फिर ये कहिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका सिस्टम खराब हो जाता है, आपका जो सिस्टम है वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा डॉक्टर फातिमा के बारे में। डॉक्टर फातिमा ने हमें जो क्लासेस में थी, कोचिंग में थी, वो पिछले साल भी थी, लेकिन और पिछले साल भी अल्लाह का शुक्र है इनका सिलेक्शन हुआ था। रैंक कुछ क्या कहते हैं 200 प्लस में कुछ टू थी। नाइन्टी और वन थी सर। यस यस। और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने जो पिछले साल पेपर दिया है वहां पर जो इनके साथ सिस्टम था, इन्होंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद लेकिन वो क्वेश्चन सेव नहीं हो पाए। बाद में इनको जाकर ये फील हुआ कि मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ वो सेव नहीं हो रहे हैं, कई कई बार क्लिक करने पर भी सेव नहीं हो रहे। तो ये सिस्टम की खराबी बहुत बार हो जाती है, जिसकी वजह से जब तक इनको ये चीज फील हुई, कुछ 15-20 मिनट पहले कुछ ऐसा फील हुआ था, तो उस वक्त इन्होंने दोबारा से क्वेश्चन लगाने शुरू किए। तब भी मतलब अल्लाह का शुक्र है उस वक्त पर भी इनकी जो रैंक थी वो 291 आ गई थी और 248 नंबर थे। इसके बाद भी जबकि बहुत सारे क्वेश्चंस इनके अटेम्प्ट करने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं हुए थे। तो एक ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आ जाती है। उसके लिए भी पहले से आपको प्रिपेयर रहना है, क्वेश्चंस को हमें शुरू से देखना है कि हमारे क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वहां पर हमें मार्क हो रहा होता है। लेकिन ये एक पिछले साल प्रॉब्लम हुई, जिसके बाद फिर हुआ ये कि इनको अच्छे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना था, वो ये है कि क्लिनिकल में जाना था, वो फिर नहीं मिल पा रहा था उस रैंक पर।
तो उस वक्त दोबारा से प्रिपरेशन किया उसके लिए। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मैं आपसे यही जो मैं पूछना चाहूंगा पहले इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वो क्या चीजें थी, और फिर उसके बाद जब ये चीजें हो गई तो फिर वो जो एक स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसको आपने कैसे उसको फेस किया, क्या कहाँ से वो चीजें आप दोबारा से स्टडी करने के लिए आपने प्रिपेयर किया खुद को। और फिर एक बहुत बड़ी चीज कि आपको सीट मिल भी रही है, आपने उसको छोड़ा कि नेक्स्ट ईयर हम और अच्छा करके दिखाएंगे, एक बार प्रॉब्लम ये वाली सिस्टम की हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर नहीं होगी। तो मुझे थोड़ा सा वो फेज बताइए कि वो फेज क्या था। जी सर, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो शुरू से ही मैं मतलब पढ़ाई कंसिस्टेंटली मैं करती थी। और लास्ट तक भी मुझको ऐसे लगा था कि मेरा रैंक अंडर 50 तो आ ही जाएगा। फिर एग्ज़ाम के टाइम में ऐसे हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझको मतलब यूजी में भी ये प्रॉब्लम थी। फिर पीजी के टाइम में भी कुछ ऐसे ही था। फिर एग्ज़ाम हॉल में भी जब मैं गई तो तब क्वेश्चन मैंने ऐसे सोची थी कि मैं अच्छे से अटेम्प्ट करूंगी, और क्वेश्चन में पढ़ते गई और लगाते गई। लेकिन लास्ट लास्ट में जब मेरे 10 से 20 क्वेश्चन बाकी रह गए थे तो मुझको तब पता चला कि 3 से 4 बार आंसर पे क्लिक करने के बाद आंसर सेव हो पा रहे। और इतना जब मुझको पता चला लास्ट लास्ट तक, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं दोबारा से उसको कर पाऊँ। और फोर्थ क्वेश्चन पे मैं आई होगी और फिर टाइम खत्म हो चुका था। वहाँ पे तो मेरा हो गया है, फिर भी मैं सोची थी कि चलो कुछ अच्छा रैंक आ ही जाएगा। फिर जब आंसर की आई तो मैंने उसमें देखा कि मतलब इतना इजी इजी क्वेश्चन जो 100% सही होने वाला था वो भी आंसर सेव नहीं हो पाया, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन फिर एग्ज़ाम रिजल्ट का मैं वेट कर रही थी। जब रिजल्ट आया 291 मार्क्स मुझको मिले, और मेरे साथ वाले जो थे, क्योंकि मैं यूजी में टॉपर थी रही था फर्स्ट से फाइनल ईयर तक के, मतलब मेरा अच्छा ही रैंक रहता था। तो जब मुझसे जो जिनके मार्क्स कम आते थे यूजी में, उन लोग का अच्छा अच्छा रैंक आया और फिर सिलेक्शन भी उन लोग का हो गया। लास्ट जब थर्ड राउंड चल रहा था तो मुझको पता चला कि अब मुझको क्लिनिकल सीट नहीं मिलने वाली है। तो फिर मैंने आपसे मैसेज किया था कि सर ऐसे ऐसे हुआ, तो आपने कहा कि कोई बात नहीं, आप दोबारा यहीं से स्टार्ट कीजिए। फिर मैंने क्लास ज्वाइन की और कंसिस्टेंटली मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन इसमें एक चीज़ ये थी कि मैं साथ में जॉब भी करती थी। वो ऐसे कि सिर्फ पढ़ाई करने से पिछला मतलब याद आता है कि इतना पढ़ने पढ़ने के बावजूद भी नहीं लगा था, तो थोड़ा माइंड उधर डाइवर्ट रहता था मेरा। और मुझको जो है में ज़्यादा मेरा इधर था। फिर मैंने सोचा कि पिछली मतलब अब मैंने प्रिपरेशन की थी अच्छी खासी और मेरे पास नोट्स भी थी, बस इस बार ये था कि और भी उस नोट्स में कुछ ऐड करके अच्छा रैंक लाना है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर मुझको कामयाब किया। यस, बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि आपने बताया कि आप जॉब, जहां तक मुझे पता है डॉक्टर फातिमा के बारे में, जब इनकी इंटर्नशिप चल रही थी उस वक्त भी ये 24 आवर्स जॉब पर हुआ करते थे। अलग से मतलब आपका सिविल भी चल रहा है और साथ में आप जॉब एक कर रहे हैं, तो अच्छा खासा टाइम आपका जॉब में चला जाता है। तो जहां तक वो 24 आवर्स की ड्यूटी के साथ आप क्या कहते हैं इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस साल भी आपने जॉब कंटिन्यू किया, जॉब के साथ ही आपने स्टडी की है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ये पूछ रहे होते हैं कि सर हम जॉब के साथ क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम एआईपीजीईटी में अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जॉब के साथ कैसे पॉसिबल होता है, आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, और क्या इजी से आप उसको कर सकते हैं या नहीं। जी सर, पहले तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी दोबारा, तो मैंने इस चीज़ पे फोकस किया था कि मेरे कौन से सब्जेक्ट वीक है और कौन से स्ट्रांग है। तो मेरा मॉडर्न जो था वो पहले से वीक था और यूनानी सब्जेक्ट स्ट्रांग था। तो मैं जब सुबह में उठती थी तो पहले मॉडर्न के सब्जेक्ट पढ़ लेती थी। उसके बाद जब भी बीच में टाइम मिलता था यूनानी सब्जेक्ट को पढ़ती थी, और फिर लास्ट लास्ट में जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं रात में 11-12 बजे के टाइम में, तो फिर उस वक्त मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो उसमें जब मेरे सही आंसर आते थे तो जो मेरा एग्जॉशन था वो खत्म हो जाता था, और मस्जिद में 1-2 घंटा और रात में पढ़ पाती थी। इस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज करती थी। यस। हाँ, नेक्स्ट बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद आपकी मान लीजिए कि
8 आवर्स की जॉब है या फिर 12 आवर्स की जॉब है और उसके साथ फिर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आराम से चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप 3 to 4 आवर्स की स्टडी भी अभी स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो बहुत इजी होता है AIPGET को क्वालिफाई करना या फिर एग्जाम में अच्छी रैंक लाना, और फिर धीरे धीरे जहां पर जरूरत होती है आप एग्जाम का टाइम आते आते वहां पर जॉब को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मतलब ज्यादा मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता भी हूँ कि आप जॉब करिए, जॉब के साथ ही उसको कंटिन्यू कीजिए, इंशाल्लाह इजीली कर लेंगे। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, वो कभी नहीं टूटनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, और फिर दोबारा से अपने आप को तैयार करना, स्ट्रेस, जहां तक मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली कंडीशन थी इस साल भी आपकी, और उस स्ट्रेस के अंदर पढ़ाई करना और या फिर अपने आप को दोबारा से प्रिपेयर करना कि हाँ मुझे फिर एग्जाम देना है, जबकि आपको सीट मिल भी रही है आप उसको नहीं ले रहे हैं। तो ये कैसे आप इसको मैनेज किया, आपने कैसे अपने आप को रेडी किया कि नहीं मैं सीट नहीं ले रही हूँ, मुझे दोबारा से तैयारी करना है? या फिर एक कहीं ना कहीं मुश्किल होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो दोबारा से उनको अपने आप को रेडी करना भी मुश्किल होता है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कैसे अपने आप को खुद को रेडी किया सीट मिलने के बाद भी? जी सर। अ, इसमें सबसे बड़ा मेरे पेरेंट्स का रोल है और मेरे ब्रदर के, उन्होंने कहा कि आप कर लोगी, क्योंकि वो देखते थे मैं कितनी मेहनत करती थी। तो वो लोग ने कहा कोई बात नहीं, आप एक रिस्क ले लो। तो इसलिए फिर मैंने उन लोग की बात मानी और मेरे भी अंदर ये था, मुझको पता था कि पिछली बार भी मेरी अच्छी सी प्रिपरेशन हुई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो बस यही सोचकर मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी थी। यस। एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप साथ में जब तैयारी कर रहे हैं तो उस वक्त पर जी मोबाइल कितना इम्पोर्टेंट होता है, आप मोबाइल को कितना टाइम देते हैं, या फिर आपने मोबाइल, इंस्टाग्राम है या फिर अदर जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वहां पर आपने कितना टाइम दिया या फिर उनको बंद कर दिया था? एक ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा या फिर इसके साथ हम कर सकते हैं, तो वहां पर आप इसके बारे में क्या कहना? सर, मैं तो मतलब कि जब मेरा माइंड फ्रेश होता था तो मैं बुक के अलावा कोई और चीज़ को नहीं देखती थी। जब ऐसे लगता था कि अब थोड़ा दिमाग कम चलने लगा है तो फिर उसके बाद मैं अचीवर्स के ऐप पर ही लेक्चर देख लेती थी, या फिर टेस्ट को रीअटेम्प्ट करती थी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद हुआ कि जितने भी आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो उसको रीअटेम्प्ट करने से काफ़ी कुछ मैं और गेन कर पाई हूँ। और बाकी दूसरे का मतलब कि कोई और चीज़ देखने के लिए यूट्यूब हो गया, ये हो गया, इसके लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। यस, हाँ, क्योंकि आप जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आप, जब आपका मूड फ्रेश नहीं है उस वक्त पर आप लेक्चर कर रहे हैं या फिर आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं उस वक्त पर आपने उन चीजों को किया। होता यह है कि जी, स्टूडेंट्स, मतलब हम कहते भी हैं कि आप बंद करने की कोई जरूरत नहीं है उन चीजों को, लेकिन आप साथ में जब आपका मूड फ्रेश नहीं है कहीं ना कहीं चीजों को कम करना पड़ेगा। और उनको क्या कहते हैं मूड फ्रेश करने के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट चलता है उतना, थोड़ी बहुत देर पे कभी यूज कर लिया सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको उन चीजों से बिल्कुल कट हो जाना है, उसके साथ जी, साथ भी आप चीजों को आसानी के साथ कर सकते हैं। जी। स्टडी का मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो स्टडी का रूटीन रहता था वो कैसा था, क्या किस तरीके से आप जॉब के साथ उसको स्टडी कर रहे थे? जी। मैं मतलब हम लोग की रोटेशन रहती थी, जैसे कि 8 आवर की ड्यूटी हो गई। कभी मॉर्निंग सुबह 8 से तो 4 PM तक रहती है, कभी फिर 12 PM से तो 10 PM तक रहती है, तो कंसिस्टेंटली ऐसे 8 घंटे देना पड़ता था। तो यस। मेरा तो यही था कि जो वीक सब्जेक्ट थे मैं सुबह में उसको पढ़ लेती थी। उसके बाद फिर जैसे कि मॉडर्न सब्जेक्ट को मैं सुबह सुबह पढ़ लेती थी, फिर यूनानी हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जॉब से आने के बाद मैं कर लेती थी। और जैसे मैं गायनी ऑप्स में RMO शिप पर हूँ, तो मेरे लिए गायनी ऑप्स ये सब्जेक्ट आसान हो गया था कि इसके बहुत सारी चीज़ें देखी हुई थी, तो मुझको आसानी हो गई थी ये सब पढ़ने के लिए। यस, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा। जी नेक्स्ट हमारे साथ
हैं डॉक्टर जवेरिया अंदली, जो कि वो भी एमटीसी मालेगांव से ही हैं। जी डॉक्टर जवेरिया अंदली। जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? यस यस। जी आपसे जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला यही है कि आप जब तैयारी कर रहे थे उस वक्त पर कभी दिमाग में आया था कि आप टॉप करने वाले हैं? सर, मतलब टॉप 10 का तो नहीं था सर, ऐसा कि टॉप 10 में आ जाएगा। सर, जो हमारे प्रिंसिपल थे सर मालेगांव के, तो सर जब भी उनकी ओपीडी की ड्यूटी रहती थी सर, तब वो सर बोलते थे कि मतलब हमारे कॉलेज के बच्चों को टॉप 10 में ही आना है, तुम लोग टॉप 10 का ही मतलब बनाकर चलना अपना। तो सर मतलब मैं दुआ करती थी सर के टॉप 10 में आ जाना करके मैं, लेकिन सर मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ टॉप 10 में आ ही जाऊंगी। ऐसा था सर कि हाँ तो 100 में सर रहूंगी कहीं ना कहीं, मतलब अच्छी रैंक रहेंगी, लेकिन टॉप 10 का उतना नहीं था सर। ये अच्छा बड़ी बात हो गई सर मेरी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और लगातार जो आप जैसा कि बताया कि प्रिंसिपल के आपके कहना था, और फिर जो आपके कॉलेज का रिजल्ट आ रहा है लगातार 3 सालों से, और तकरीबन ज्यादातर 95% हमारी ही कोचिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, और अच्छा खासा हर साल 20-20 सिलेक्शंस का होना या उससे अप सिलेक्शंस का होना बहुत बड़ी बात है। और सब अच्छे रैंकर्स में ही ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 100 रैंक्स के अंदर ही, और टॉप 10 के अंदर भी लगातार हर साल कोई ना कोई आता ही है। और टॉप 50 में भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं। हम उनसे भी बात करेंगे अदर किसी दिन, बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके, और उनकी जो उन्होंने स्ट्रेटजी की है उस पर भी हम कभी बात करेंगे। नेक्स्ट जो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कब आपको मतलब यही टॉपर के बारे में फील हुआ कि नहीं मैं कर सकती हूँ और हो जाएगा मुझसे टॉप? जहां तक मैं जानता हूँ स्टार्टिंग में जो आपकी एक जो रैंक आया करती थी पेपर में, जब आप वीकली टेस्ट दे रहे थे वहां पर कहीं इतना ज्यादा स्टार्टिंग में अच्छा नहीं था। लास्ट में जब आपने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए हैं वहां पर कहीं ना कहीं मैं खुद देख कर थोड़ा सा इस उसमें था कि आप सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, और कहीं ना कहीं सर एक मुझे दो आपकी बार मुझे आवाज। लगा। यस, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर बोलिए, नेटवर्क हाँ, प्रॉब्लम। ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कब आपके दिमाग में आया कि आप बस टॉप कर सकते हैं? क्योंकि मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, कि स्टार्टिंग में जो आपके नंबर वीकली टेस्ट में आ रहे थे वो कहीं ना कहीं थोड़े मतलब इतने भी कम नहीं थे, अच्छे थे। लेकिन क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं वो रैंकर्स में टॉप, ये कहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आप नहीं आ पा रहे थे। और जब मैं मॉक टेस्ट जब स्टार्ट हुए हैं वहां से जो मैंने एक चेंज देखा है आपके अंदर, और मॉक टेस्ट में आपका आना, और सीधा क्या कहते हैं, मुझे लगता है अगर 5 या 6 मॉक टेस्ट हुए हैं उसमें आप टॉप में थे, एक दो बार आप फर्स्ट भी आए, सेकंड भी आए। तो मतलब कब आपको एहसास हुआ कि नहीं मैं टॉप करने वाली हूँ, मैं अब टॉप करने जा रही हूँ? सर मैंने जैसे सर मैंने ना जनवरी से सर पढ़ाई मतलब एकदम ऐसा बराबर से सर शुरू की थी कि जनवरी से सर मतलब अब दिन रात सर पढ़ना ही है ऐसा बोलकर। तो सर मतलब अब मैंने पढ़ाई शुरू की थी सर, और फिर सर टेस्ट सीरीज वगैरह जब भी मतलब जनवरी से ही सर जो वीकली टेस्ट होते थे वो सर मैं देना शुरू की थी। तो सर ऐसा था कि शुरू में रैंक नहीं आता था, अच्छा नंबर भी नहीं आते थे सर। और फिर उससे सर बाद में फिर समझ में आता था, नंबर कम आते थे सर, तो फिर मतलब मैं देखती थी सर कहाँ पर कम पड़ा, कहाँ पर मेरे ऐसे पढ़ने में कहाँ गलती हो जा रही। फिर सर वो थोड़ा सा मतलब एनालाइज करके वो थोड़ा इवेलुएट करके सर फिर आगे सर मैं पढ़ी उसी हिसाब से। सर जो वीकली टेस्ट होते उससे सर मुझे बहुत फायदा हुआ था। जैसे सर मतलब समझ में आने लग गया था कि हाँ ये जैसा मतलब पढ़ने का ये जो तरीका है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा और डीप स्टडी करना पड़ेगा, ऐसा सर। फिर सर उससे समझ में आया। और फिर सर मॉक टेस्ट वगैरह से भी सर बहुत ज्यादा हेल्प हुई सर, कि मतलब ये समझ में आया सर कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं, कितने अटेम्प्ट करने से कितने ज्यादा नंबर आएंगे। और मतलब हाँ ये सर ऐसा। और सर फिर बस आखिर आखिर में सर ऐसे मतलब समझ में आने लगा था, मतलब ऐसा लग रहा था सर। और फ्रेंड्स लोग भी बोलते थे सर कि कहीं ना कहीं तुम्हारा टॉप 10 में आएगा, लेकिन सर मुझे ऐसा था कि हाँ अच्छा रैंक आएगा, लेकिन टॉप 10 का उतना नहीं था, मगर आ गया सर। अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। तो एक मतलब एक मुश्किल होता है चीजों को, मतलब आप स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं,
उसके साथ-साथ फिर आप चीज़ों को टेस्ट दे रहे हैं, स्टार्टिंग में आपके इतने ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे, फिर आपने वहाँ पर जाकर थोड़ा-सा डीप स्टडी करना स्टार्ट किया, बुक्स वगैरह को देखा, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हम सारे स्टूडेंट्स को ये समझा रहे होते हैं कि आप कि क्या कहते हैं, जो आप पेपर्स दे रहे हैं उसको ज़रूर आप एनालाइज़ कीजिए, वहाँ पर आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपकी स्टडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आप जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो फ़ायदेमंद है भी आपके लिए, नहीं है। जैसा कि डॉक्टर जुवैरिया ने बताया कि स्टार्टिंग में उन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को पढ़ रही थी, फिर बाद में जैसे-जैसे वो पेपर्स को एनालाइज़ किया उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई भी एक मिस्टेक जो आप बताना चाहेंगी स्टूडेंट्स के लिए कि उनको क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए? जैसे सर आप क्या बताऊँ सर अवॉइड करने के लिए? यही सर के बच्चे सर मतलब सर मैंने मेरे बैचमेट्स वगैरह का देखी सर कि मतलब सर मेरे साथ ना मेरा ऐसा था सर कि मतलब मुझे पीजी वगैरह के बारे में उतना आइडिया नहीं था सर कि मतलब ऐसा रहता है, उतनी मालूमात ही नहीं थी सर। फाइनल ईयर में फिर हमारे टीचर ने बताया था कि आगे एमडी का और 3 साल का कोर्स रहता वगैरह, वगैरह। तो सर मेरा ऐसा था कि हाँ, ठीक है मतलब करते हैं बोलकर। और फिर सर इंटर्नशिप में मतलब बहुत सारे हमारे बैचमेट्स ने यूनानी अचीवर्स जॉइन करे थे सर, सबके साथ सर फिर मैंने भी जॉइन की थी। लेकिन सर मतलब फिर मैंने सबके साथ जॉइन कर ली थी सर, मेरा ऐसा नहीं था कि हाँ, मुझे करना ही है। और फिर सर मैंने एक हमारे सर ने ऐसे ही पूछे थे और हमारे कॉलेज में सर बहुत ऐसा है, सारे टीचर्स बोलते कि पीजी करना चाहिए, तो सर थोड़ा बहुत वो भी दिमाग में बैठा था। और एक बार सर हमारे सर ने बोले थे कि मतलब मैंने उनको ऐसे बताई थी कि सर मैं बस ऐसे ही पीजी दे रही हूँ, बस ऐसे ही एग्ज़ाम बस दे दूँगी। तो सर ने बोला था कि अगर तुमको ऐसे ही दे देना है तो फिर तुम मत दो बोले, कोई फ़ायदा नहीं है बोले देने का। अगर तुमको देना ही है फिर तुम अच्छे से पढ़ो और फिर पढ़कर दो। तो सर ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि हाँ, अगर मतलब अब कोई चीज़ को हाथ में ले ही लिया है और कोई चीज़ अब मतलब अगर करना चाह रहे तो फिर उसमें अपना पूरा 100% दो और उसको फिर पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ करो। और सर फिर मेरे साथ ऐसा था कि मेरे साथ जितने दूसरे बैचमेट्स वगैरह ने लिए थे सर मतलब फिर मतलब कहीं न कहीं फिर सर आगे चलकर मुझे नहीं मालूम सर सबका पर्सनल क्या हुआ। लेकिन सर कहीं कोई प्रैक्टिस में चले गया, कोई किधर चले गया, ये वो। फिर सर सब कन्फ्यूज़ में होना शुरू हो जाते सर कि मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब एमडी उतना रहेगा कि नहीं सर, मतलब आगे काम में आएगा कि नहीं आएगा बोलकर। लेकिन फिर सर मैं भी सर कन्फ्यूज़ हुई थी 1-2 बार, मतलब कि मैं भी करूँ कि नहीं करूँ बोलकर। लेकिन सर फिर मतलब मुझे मम्मी ने बोले थे मेरे कि अब कर ही लिया है, ले ही लिया है और एक ही चीज़ में फ़ोकस करो और एक ही चीज़ में जाओ और वही मतलब सही रहेगा। बस सर यही कि कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए सर, मतलब अगर आपने एक चीज़ को ले लिया है तो फिर उसके अंदर अपना 100% दो और फिर करो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो पीजी हो। क्योंकि सर फिर 2 रास्तों पे चलेंगे फिर सर बस वो हो जाएगा। यस, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूज़न में पूरे साल रहते हैं कि उनको पीजी करना है या फिर जॉब करनी है, किस लाइन में जाना है, तो दोनों तरफ वो चल रहे होते हैं। तो मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझाता हूँ कि आपके लिए पीजी कहीं न कहीं, अगर आपको ठीक है प्रैक्टिस में भी जाना है तो आप पीजी कीजिए। उसका फ़ायदा होता ये है कि हमेशा आप जब पीजी करते हैं, तो पीजी करने से आपके पास बहरहाल एक डिग्री, एक अच्छी डिग्री आती है हाथ में। अगर आपको प्रैक्टिस लाइन में भी जाना है, और अगर प्रैक्टिस लाइन में आपको जाना है तो वहाँ पर आपको डिग्री तो आ ही रही है, साथ में एक कहना चाहिए कि एक अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, तो उससे आप कहीं न कहीं, आप अगर क्लिनिक डालना चाहते हैं, सेटअप डालना चाहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जी। नेक्स्ट दूसरा ये कि क्या कहते हैं, जब आप पीजी कर रहे हैं तो अगर आपका एकेडमिक का प्लान है, आप कहीं टीचर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए ज़रूरी है पीजी, चाहिए ही चाहिए। तो हर हाल में दोनों सूरतों में, चाहे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उस वक़्त पर भी आपके साथ डिग्री एक है, आपके पास एमडी की डिग्री होगी, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। दूसरा ये कि आपके पास एक अच्छा स्टाइपेंड होगा, तो वहाँ से आप एक अच्छा क्लिनिक का सेटअप अपना ओपन कर सकते हैं। होता यही है कि जो हमारे वहाँ पर जो क्या कहते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस में होते हैं, तो 3 साल तो कहीं न कहीं आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हालात हैं इस वक़्त के, वो यही है कि बहुत कम सैलरी, या फिर वो चीज़ तो कम से कम 3 साल आप अच्छा अर्न करके अच्छा सेटअप खोलने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट ये कि क्या कहते हैं, आप एकेडमिक में जाना चाह रहे हैं तो बहरहाल आपको पीजी ज़रूरी है, तो दोनों रास्ते आपके लिए खुलते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर जुएरिया ने बताया कि हाँ मुझे अब ये करना है, शुरू में कंफ्यूजन था इनको, उसके बाद फिर बाद में चीजें इन्होंने कंफर्म की कि नहीं करना है तो अब करना है। और फिर वहां से जो स्टडी स्टार्ट की है, फिर शायद वो रफ्तार कभी नहीं रुकी, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि टॉप 10 रैंक में डॉक्टर जवेरिया आई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि जो एक डेली रूटीन, मैंने पहले भी क्वेश्चन किया कि आपका जो डेली रूटीन था पढ़ने का वो क्या था, कैसे आप पढ़ा करती थी? तो जब मैंने मतलब सर जनवरी से पढ़ाई शुरू की तब सर मैं मतलब आराम आराम से पढ़ती थी सर, क्योंकि जनवरी में सर ऐसा था कि मेरी सिविल कॉलेज की इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी सर, और सिविल भी कंप्लीट हो गई थी। मेरा पीएचडी था सर, तो सर मैंने पीएचडी ऑफ डाला था और सर मैं घर में ही रहती थी। मतलब घर में रहकर सर फिर पूरा कंसंट्रेट अच्छे से बैठता है सर। और वैसे भी सर अगर मैं बाहर मतलब इंटर्नशिप के साथ साथ जो पढ़ती थी सर, तो वो मुझे उतना रिटेन नहीं रहता था। इस वजह से सर मैंने पीएचडी ऑफ डाला और घर में रहती थी। तो सर मैं शुरू में आराम से पढ़ती थी, जैसे फिर भी जैसे 12 बजे से पढ़ाई शुरू की तो सबसे पहले टारगेट कंप्लीट कर लेना। टारगेट सर कंप्लीट हो जा मतलब सर वो फर्स्ट बार ही था ना, मतलब एकदम शुरू से पढ़ाई करी थी, तो टारगेट सर मतलब 5-6 घंटे में ऐसे होता था। और फिर सर मतलब 6-7 बजे तक मतलब सर ऐसे पढ़ती थी। फिर रात में सर 8 बजे जो मेरे सर स्टडी पार्टनर थे शिफा, उनके साथ सर डिस्कस करती थी और फिर रात में लेक्चर वगैरह देखती थी। और ऐसे सर मतलब ऐसे 2-3 महीने ऐसे चला सर। फिर उसके बाद जैसा टाइम कम हुआ सर, फिर वैसे मतलब टाइम बढ़ते गया। फिर सर मतलब पूरे दिन ही पढ़ती थी, पूरा दिन पढ़ती थी सर, रात के 2-1 बजे तक पढ़ती थी। और सुबह में भी सर फजर बाद से फिर पढ़ना शुरू कर देती थी। मतलब मैक्सिमम टाइम सर रात मतलब आखिर आखिर के दिनों में पूरा पूरा टाइम थी सर पढ़ने की। यस, वेरी गुड। तो एक मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट बताइए जो आपको बहुत खराब लगता था, वहां पर पढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम थी, लगता था कि नहीं ये वाला सब्जेक्ट नहीं, जिसमें मुश्किल आई हो। सर ऐसा है ना कि मतलब पहली बारी जब पढ़ते हैं तो सर मतलब ऐसा रहता सर कि यूजी में सब पढ़ाई हुआ रहता, तो मतलब मुश्किल नहीं जाता सर। मैं पढ़ ली थी, मतलब हो गया था। लेकिन फिर जब हम सर एग्जाम वगैरह देते और फिर उसमें सर नंबर नहीं आ रहे थे, तो नंबर नहीं आ रहे थे सर, फिर समझ में जैसे सर ऑप्स की एग्जांपल ले लीजिए सर, मेरा ना गायनी और ऑप्स से सर फाइनल ईयर में बहुत अच्छे से हुआ था। तो सर मेरा अभी ऐसा था कि अभी भी मतलब मेरा एकदम अच्छा सॉलिड होगा और मेरे से हो जाएगा। लेकिन सर मैं इतनी बार भूल रही थी, इतनी बार भूल रही थी सर, तो सर मैंने बहुत बार रिवीजन किया था ऑप्स का सर, खास तौर पे मुझे ऑप्स का याद ही नहीं रहता सर। और सर ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट थे सर, मतलब ऑप्स हो गया सर, पीएसएम हो गया, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे थे सर। और सर एनाटॉमी हो गया, ये सर मतलब इनका सिलेबस भी वास्ट है सर, ये याद नहीं रहता था, तो फिर सर बहुत बार रिवीजन करना पड़ा था सर। ऐसा मतलब यस, ये बस थोड़े बहुत सब्जेक्ट जो याद नहीं रहते थे सर, वो मुश्किल गए। यस। जहां पर आपको परेशानी आ रही थी कि ऑप्स में, गायनी में या फिर पीएसएम वगैरह में, जिसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम थी, तो जैसे कि आपने बताया रिवीजन आपने किया उसका ज्यादा से ज्यादा, या फिर उसको मैनेज करने के लिए आपने क्या तरीका अपनाया कि आपको जो, जैसे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे यूनानी में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, या फिर दवाएं उनको याद नहीं हो रही होती, तो क्या कहते हैं जो जामिलत बिया है वो याद करना मुश्किल हो जाता है, रटना मुश्किल होता है। तो जब आपके साथ ये प्रॉब्लम ऑप्स में थी, तो वहां पर आपने उसको कैसे मैनेज किया कि हाँ ये मैं कर लूंगी, इसको मैं किस तरीके से करूँ? सर जो वीकली टेस्ट होता था सर, उसमें जहाँ पर मतलब जो टॉपिक के क्वेश्चन सर रॉन्ग होते थे, वो टॉपिक सर बहुत अच्छे से पढ़ती थी। और फिर सर दूसरा भी वापस से मतलब पूरा ही फिर से रिवाइज करती थी सर। और फिर सर डिस्कस करने में जो मतलब सर डिस्कशन के दौरान में जो आंसर नहीं दे पाती थी सर, फिर उससे समझ में आता था कि हाँ मतलब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये मुझे याद नहीं हो रहा है। फिर सर उसको और डबल से पढ़ती थी। तो सर बस ऐसे कि बार बार रिवीजन करने से, और रिवीजन भी सर ऐसा नहीं कि रट्टा मारो मतलब एकदम फोकस से अच्छे से समझ कर पढ़ना भी सर मतलब एआईपी जेट में अच्छे फायदा देता सर। जैसे क्योंकि सर एकदम बुक के लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं आता ना सर, जैसे सर वो बहुत घुमा फिरा कर देते, तो सर समझ कर पढ़ना और फिर बार बार रिवीजन करना, ये 2 चीजें सर सबको फायदा देंगी सर। यस, बहुत क्लियर इंपॉर्टेंट है होंगे कि तो। आप बुक, यस आप बुक पढ़ रहे हैं, और बुक को समझ कर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो पेपर आ रहा है वो वन लाइनर पेपर नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन है या स्टेटमेंट है। तो जब तक आपने बुक नहीं पढ़ी हुई है, सिर्फ आप नोट्स पढ़ लेंगे, जरूर आप रैंक ला सकते हैं, लेकिन अच्छी रैंक लाना उसमें मुश्किल है। तो समझ कर पढ़ना, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जैसे कि डॉक्टर जुवेरिया ने बताया। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो कि किसी भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और इन सब चीज़ों को आप लेकर अगर आप स्टडी करते हैं और इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, तो उससे कहीं न कहीं आपको हमेशा तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आपने मन बनाया हुआ है एआईए पीजीईटी प्रिपरेशन का, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं न कहीं आपको उसमें आसानी होगी। और हमने कोशिश यही की है कि वो सारे सवालात जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के होते हैं, उन सब का जवाब यहाँ पर आपको मिल जाए। तो यहीं पर हम अपना ये खत्म करते हैं। अगर सर आप में कोई भी क्या कहते हैं कुछ बोलना चाहता है, किसी के पास कुछ हो ऐसा बताने का, तो ज़रूर बताइए। सर एक्चुअली मैं पूरी फैकल्टी की तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, जितने भी हमारे 6 टॉपर्स हैं, जिस और वीडियो सभी ऑन को करके। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। यस। बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्या कहते हैं टीचर्स जो होते हैं आपकी लाइफ में, आपको रेगुलर मोटिवेट कर रहे हैं, आप कभी भी क्वेश्चंस करते हैं, आपको आंसर्स आते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं हमारे साथ जो फैकल्टीज में हैं वो डॉक्टर सफिया अब्बासी मैम हैं, और डॉक्टर समीरा मैम हैं, और डॉक्टर शेख तलत नसरीन मैम हैं, और डॉक्टर अंजुम मैम है। तो ये सारे टीचर्स हमेशा पूरे साल सारे स्टूडेंट्स के साथ लगे हुए होते हैं, और उनका मोटिवेशन और उनके क्या कहते हैं आंसर्स और उनके लेक्चर्स बहुत ज्यादा सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और कहीं ना कहीं वो सारी प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स को आ रही होती हैं उनको सॉल्व करना, उसके लिए उसके उसके अंदर हेल्प करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि टीचर्स आपके साथ कितना ज्यादा आपकी मदद करते हैं, आपके साथ टीचर्स कितना लगे हुए हैं, या फिर क्या कहते हैं जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके आसपास आपके दोस्त हैं, वो कितना हेल्पफुल हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो बताइए, वरना फिर हम एंड करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों के लिए जो हमारे देखने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये टॉपर्स टॉप। और आपके लिए जो आने वाले एस्पायरेंट्स हैं 2026 या उसके बाद के, उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप सब इससे सीखेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और फिर उनको अपने अमल में लाएंगे। इसी के साथ हम अपना ये टॉपर्स टॉप एंड करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सभी का। अस्सलामु अलैकुम।